going to be. तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखो, जिंदगी में ना परफेक्ट लैंडिंग वो होती है जैसे चंद्रयान पर हमारे बेसिकली लैंडर ने की और उसमें से रोवर निकला। लास्ट वाला जो बंदा था उसकी परफेक्ट लैंडिंग देखी, मतलब कूदने के बाद में हाथ में जो है उसके वो छड़ी भी आ गई। तो ये होती है सही लेवल की प्रैक्टिस। इसी तरीके से अगर आप लोगों ने यूपीएससी के मेंस के पेपर देखे होंगे, जो 2 पेपर अभी आप लोगों से डिस्कस किए गए हैं कल, उसमें आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी। वो क्या है कि मैक्सिमम चीज जो आप लोगों को पढ़ाई जा रही है वो अगर सिस्टमेटिक वे में आप लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, करके चल रहे हैं, तो मेंस जो है वो आप लोग काफी हद तक हैंडल करते हुए नजर आएंगे। बस आंसर राइटिंग की कला आप लोगों को आनी चाहिए। आंसर राइटिंग की कला कब आएगी? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं बोलूँ कि आप लोगों को डांस सीखना है, तो आप लोगों को लग कर डांस करना पड़ेगा। उसमें आप लोगों को कई बार फील होगा कि अच्छा यार, ये तो ऐसे नहीं, ऐसे स्टेप होना चाहिए था, ये और अच्छा हो जाता। तो इस तरीके से आप लोग उसको जब रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग उसको समझने लगेंगे क्या सही है और क्या गलत है। ये ऐसी चीज है, इसको कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आएगा। यानी कि इसीलिए कहते हैं कि आंसर राइटिंग एक कला है, क्योंकि उसको टाइम देकर आप लोगों को उसको सुधारना पड़ेगा। सिस्टमेटिक वे में आपका माइंड जो है उस चीज को सोचना स्टार्ट करेगा कि कहां पर कौन सा पॉइंट आना चाहिए, क्या होना चाहिए। और वो तब होगा जब डेली आप लोग इसको टाइम दोगे। बिना टाइम के नहीं सुधरने वाला है। एक बच्चे ने बोला कि सर समझ में तो आ रहा है, पर लेकिन हमको लिखना कैसे है वो चीज थोड़ी सी अभी नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि उस चीज को थोड़ा टाइम दो और फिर देखना आप लोग वो चीज आप लोग की समझ में आने लगेगी। ये बिल्कुल ऐसे से कभी कहीं नई जगह जाके नहीं रहते हो तो वहां पर समझ में नहीं आता है यार, यहाँ पर खाने की दुकान कहाँ पर है, दूध कहाँ से लेके आना है, रनिंग कहाँ पर जाकर करनी है, तो यहाँ से न्यूज़पेपर कहाँ से मिलेगा, न्यूज़पेपर वाला सब्जी कहाँ से लेकर जाकर आनी है, आटा चाल दावल ये वाली दुकान कहाँ पर देखने को मिलेगी, परचून की दुकान, ठीक है, इंटरनेट का रिचार्ज कराना है या फिर कुछ इंटरनेट कनेक्शन लगवाना है। तो सारी चीज़ें आप लोग आराम आराम से सीख जाते हो। बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पर है। आराम आराम से चीज़ें लिखना स्टार्ट करो, उसके बाद में जो है चीज़ें पैटर्न में आएंगी और फिर देखना आप लोग कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है, कल का दिन कैसा रहा और आज का दिन कैसे यूटिलाइज करने वाले हो ये जरूर बताना। आज है संडे, संडे को फंडे बनाते हो, थोड़ा सा स्टडी डे बनाएंगे, शानदार तरीके से चीज़ों को एंजॉय करेंगे। और आज फिर 2 पेपर हैं, उनका भी एनालिसिस आप लोगों को देखने को मिलेगा। बस एक काम आप लोग करना है, वो क्या है, वो है कि आप लोगों को टाइम से आकर देख लेना है। कल वाले जरूर देखना। अगर नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम आप लोग जरूर निकालना उसके लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है यार। अगर आप लोगों को पता रहेगा पैटर्न क्या है तो आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। बाकी ये सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर जो है वो आने वाले टाइम पर आप लोगों को जो अपना बेसिकली ग्रुप है वहां पर आप लोगों को मिल जाएंगे। इनसे सबसे आप लोगों से मैं आंसर राइटिंग कराऊंगा एक एक कर कर। ठीक है, आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से आप लोग क्या क्या इनके अंदर में लिख सकते हैं। वो सारी चीजें आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा एक तरीके से, मतलब वीडियो के अंदर में। ठीक है, यहाँ पर और बाकी वहां पर आप लोगों को डेमो आंसर, जो आप लोगों ग्रुप है वहां पर आप लोगों को जो सर है वो डेमो आंसर ही प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी आराम से। इसको अच्छे से एंजॉय करते हुए चलिए। और नेक्स्ट ईयर कौन कौन देने वाला है ये आप लोग जरूर बताइएगा। कौन 2024 में दे रहा है और कौन 2025 में दे रहा है ये आप लोग जरूर बताना, क्योंकि इसी के बेस पर आप लोगों को अपना टारगेट जो है वो सेट करके चलना है। ठीक है, सारी चीजें जो है सिस्टमेटिक में चलो तो आप लोग कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। और आज जो है आप लोगों को पता है क्या है, आज है संडे और संडे के दिन टेस्ट भी होता है एप्लीकेशन के ऊपर, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहेगा। तो अच्छे से टेस्ट भी आप लोगों को देना है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। वैसे बताना जरूर पेपर लगे कैसे आप लोगों को, ठीक है, और किस तरीके से कल का टाइम जो है वो आप लोगों ने यूटिलाइज किया। दोस्तों ये एक ऐसी न्यूज़ है जिस पर आप लोग स्टार लगा सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्ट एग्जाम में आप लोग को रखे हुए मिल जाते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, रेड फायर आंट के बारे में। यानी कि एक ऐसी चींटी, ये समझो कि भाई साहब आग उगलती है, ये छोटा डायनासोर है। मूवी देखिए आपने, जो डायनासोर आग फेंकते हैं, कौन सी मूवी है, जो मतलब हॉलीवुड की मूवी है, मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वही ये एक ऐसी चींटी है जो कि रेड फायर आंट आप लोग इसको बोल सकते हैं। और ये अभी बेसिकली बोल सकते हैं कि एक ना वो कोहराम मचा चुकी है, कहाँ पर, यूरोप के अंदर में। आप बोलेंगे ऐसा क्या भैया इससे कि यूरोप वाले डर गए। मतलब सोचो आप लोग, अगर एक बड़ा सा, बहुत बड़ा सा झुंड, एक बहुत बड़ा जैसे कि हाथी के साइज का चींटी का झुंड जो है,
वो किसी पर्टिकुलर घर पे अगर अटैक कर दे तो कैसा रहेगा, उस घर की बोटियां खा जाएगा वो। इतना खतरनाक है ये, इनके बारे में बात करूंगा तो आप लोग इसकी इंटेंसिटी समझ पाओगे। ये अभी यूरोप के अंदर में बोला जा रहा है कि स्टॉर्म, ये एक ना एक तूफान के तरीके से फैल रही है यूरोप के अंदर में, और ये नॉर्मली यूरोप के अंदर में पाई नहीं जाती है। तो यानी कि खतरनाक चीज यहां पर ये है कि यूरोप के अंदर में नॉर्मली नहीं पाई जाती हैं, पाई जाती हैं ये नॉर्मली साउथ अमेरिका के अंदर में। तो जब ये साउथ अमेरिका के अंदर में पाए जाते हैं और फिर यूरोप के अंदर देखने को मिलने लगे, तो ये हो जाता है एक तरीके से क्या कहते हैं, डर का माहौल बन जाता है फिर कि यार ये यहाँ आ कैसे गई। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो नॉर्मली ये पाई कहाँ पर जाते हैं, ये साउथ अमेरिका में पाई जाती है। ऊपर आप लोगों को नॉर्थ अमेरिका देखने को मिलता है, नीचे साउथ अमेरिका, यहाँ पर थोड़ा सा आएंगे तो आप लोगों को यूरोप देखने को मिलेगा, और फिर अपना इधर इसके नीचे आप लोग आएंगे तो आप लोग को अफ्रीका, और फिर इधर आएंगे तो इंडिया। ये हो गया आप लोगों का वर्ल्ड मैप। समझ में आ गया? आई वॉज जस्ट जोकिंग। अभी आप लोगों को मैप दिखाता हूँ, मजाक कर रहा था। ये आप लोग देखो, ये है अपनी प्यारी कंट्री। यहाँ से अगर आप लोग जाओगे तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये हो गया अफ्रीका कॉन्टिनेंट। थोड़ा सा इधर आओगे तो ऊपर आओगे तो आप लोग यहाँ पर अमेरिका, और इसके ऊपर कनाडा, इसको नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं। फिर यहाँ पर ये नीचे आता है आप लोगों का कैरेबियन सी वाला पोर्शन, गल्फ ऑफ मैक्सिको, और यहाँ पर आप लोग आओगे तो ये वाला हो गया साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका वाले रीजन में यहाँ पर देखने को मिलती थी। अब साउथ अमेरिका से ये पहुंच कहाँ गई हैं, ये पहुंच गई हैं यहाँ पर यूरोप के अंदर में। तो डर तो लगना बनता है भाई साहब। अभी डर क्यों लग रहा है इसके बारे में थोड़ा सा और मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि ये जब यहाँ पर इंपैक्ट डालती हैं, जहाँ पर ये अटैक करती हैं, एक तो सबसे खतरनाक चीज ये है, ये झुंड में वार करती हैं। यानी कि ये है एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल अटैक नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये मोब लिंचिंग करती है। तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब यूरोप में यहाँ पर देखने को मिली नई स्टडी के हिसाब से, तो उनमें हड़कंप मच गई, यार ये यहाँ आई तो आई कैसे। क्योंकि जब ये काटती है ना, तो भाई साहब दर्द इतना खतरनाक होता है कि इंसान जो है वो एक तरीके से चिल्लाने लगता है, और बिल्कुल रेड उसको कर देती है। एक तरीके से ईचिंग इतनी जबरदस्त होती है जिसकी कुछ है नहीं है, रेडिस बेसिकली वहां पर पोर्शन हो जाता है। इनका जो साइज है ये 3 to 6 मिलीमीटर आप लोगों को देखने को मिलेगा, या फिर 1/8 या फिर 1/4 इंचेस आप लोग बोल सकते हो। यानी कि ये हो गया बेसिकली 1/4 इंच इसका साइज। दो पोर्शन में डिवाइडेड होती है, आगे वाला पोर्शन रहता है ये हैवी ये, और बीच में इसका जीरो फिगर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मतलब खूब एक्सरसाइज ये करती है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहती है। उन्हें कहते हैं कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। वो वाली बात है। यहाँ पर अगर बात करें इसके साइंटिफिक नेम के बारे में, तो ये सोलोनोपिस इनविक्टा। तो सोलोनोविस इनविक्टा जो है ये डायरेक्ट आप लोगों से अगर मैच करने के लिए आ जाए किसी भी वनडे टाइप एग्जाम में या फिर प्रीलिम्स के अंदर में, तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। सबसे खतरनाक चीज क्या है, आखिर क्यों लोग इतना परेशान है। चींटियां तो काटती हैं यार, मच्छर भी काटते हैं, इतने लोग परेशान क्यों है। परेशान लोग अक्सर इसलिए होते हैं अगर कोई चीज ह्यूज इंपैक्ट डाले। ह्यूज मतलब कुछ ऐसी बर्बादी कर दे कि वहां पर कुछ ज्यादा ही गड़बड़ कर दे। तो ये क्या ज्यादा गड़बड़ करती है, ये ज्यादा गड़बड़ करती है कि जहां पर भी ये जाती हैं वहां पर अगर किसी खेत में घुस जाएं तो उस खेत को चबा जाती हैं, उसको बेसिकली चपट कर जाती हैं। ठीक है, लोकल इकोसिस्टम में जो लोकल चींटियां हैं सोचो उनका तो जीना हराम कर देगी। यहाँ पर ये एक तरीके से जहां पर ये जाएंगी तो ये कहेंगे जहां जाते हैं छा जाते हैं, हर फसल को हम खा जाते हैं। तो वो वाली फीलिंग आप लोगों को यहाँ पर ये दिलाती हुई नजर आएगी। तो इसीलिए यहाँ पर इसके बारे में इतना डिस्कशन किया जा रहा है कि भाई साहब इसको रोको, नहीं तो ये जो है सब चटक कर जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर बात करें ये एक कॉलोनी के तौर पर चलती हैं। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने बोला कि इंडिविजुअल जा रही है कहीं पर घूमने, ये भाई साहब फुल झुंड में चलती हैं और फिर वहां पर बर्बादी छाकर कराकर आ जाती हैं। तो रेड फायर आंट्स जो हैं ये कॉलोनियल स्ट्रक्चर इनका बड़ा खतरनाक है। आप लोग सोचो नॉर्मल पुराने टाइम में क्या होता था, एक राजा होता था, उसकी सेना होती थी, अगर राजा मर गया तो ये समझो कि सब छोड़ छोड़कर भाग गए। राजा मर गया, राजा मर गया, एक बार खबर फैला दो, आधे तो वैसे भाग जाएंगे कि राजा मर गया क्या करना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा सबसे खतरनाक जो चीज है, इसमें मल्टीपल क्वींस होती हैं। तो मल्टीपल क्वींस होती हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ एंड्स, थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स, मतलब इतना देखो आप लोग लिखा हुआ है थाउजेंड्स टू हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एंड्स विद मल्टीपल क्वींस। तो सोचो कितनी बड़ी आर्मी होगी। नॉर्मल जो चींटियां घूमती है ना बेचारी, जो आप लोग घरों में देखने को मिलती है, वो नॉर्मल वाली जो होती रहती है, उनमें आप लोगों को सिंगल क्वीन होती है। ठीक है, मतलब एक ही रानी है बेचारी, वही गाइड करने वाली है। पर लेकिन फायर में अगर आप लोग आओगे तो ये एक तरीके से पॉलीगोनस आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये कि इनकी जो है आप लोगों को मल्टीपल रिप्रोडक्टिव क्वीन देखने को मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, तो इससे आप लोग अंदाजा लगाइए कि जब यहाँ पर ये एक तरीके से इस पैटर्न में काम करेंगे तो क्या सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से मतलब बहुपत्नी आप लोग बोल सकते हैं नॉर्मली। तो ये वाला सिस्टम है। तो एक तरीके की इन्वेसिव स्पीसीज है जहां पर जाएगी लोकल सिस्टम को बर्बाद करके रख देगी। इसलिए यूरोप वाले एक चींटी से डर गए। ठीक है, तो बोल सकते हो कि यूरोप वाले चींटी से डर गए। और तो हाथी का तो क्या, वो बेसिकली
सामना करेंगे हैं? तो ये थी इंटरेस्टिंग न्यूज़, कैसी लगी बताइए जरा। कुछ आ जाए तो पूछने के लिए तो बता देना कि ऐसा कुछ चल रहा है यूरोप के अंदर में, है कि नहीं। दोस्तों बहुत ही प्यारा आर्टिकल है, आप लोगों का सुनने में भी मजा आएगा और आप लोग इसके साथ में अपने आप को कनेक्ट भी कर पाओगे। एक पर्टिकुलर किसान है, उस किसान को खेत में एक पर्टिकुलर एरिया में आम के पेड़ लगाने हैं। उसने आम के पेड़ लगाए, उसको बेसिकली एक खेत, जो भी उसका खेत था उसने डिसाइड किया इस खेत में आम के पेड़ लगाएंगे, क्योंकि उस एरिया में आम की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। किसान ने सोचा वाह यार आम के पेड़ लगाते हैं, तो उसने आम के पेड़ लगाए, उसको पानी वानी से सींचा, बहुत शानदार तरीके से काम करना स्टार्ट किया, उससे फूल भी आए और आगे चलकर फल बने जाओ। तो भाई साहब वो हैरान हो गया। हैरान क्यों हो गया? सारे के सारे आम के पेड़ पर एप्पल लगे हुए थे। क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा कब से होने लगा? आम के पेड़ पे एप्पल लग गए? जी हाँ, आम के पेड़ पे एप्पल लग गए। सोचो क्या कभी ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब नहीं हो सकता है तो फिर ये बताओ, बिना अच्छे टीचर की क्वालिटी के आप लोग एक अच्छा स्टूडेंट या फिर अच्छी सोसाइटी कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? आप लोग मतलब बात करते हो कि हमारे देश के अंदर में जब आप लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाते हो, आप लोग बोलते हो अच्छी बिल्डिंग होनी चाहिए, बच्चों के बैठने की फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, वहाँ पर प्रॉपर डिसिप्लिन होना चाहिए, पर वहाँ पर टीचर की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो फिर क्या वो सिस्टम चलने वाला है? क्या वो सिस्टम सस्टेन करने वाला है? आप लोग ये बता दो। क्या हो गया सर, क्या खा के बैठे हो, सुबह सुबह ऐसी बातें कर रहे हो? अभी आप लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर से बेसिकली एक केस निकल कर आया जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। एक टीचर के द्वारा एक बच्चे को यहाँ पर पिटवाया गया ओनली इसलिए क्योंकि वो एक मुस्लिम कम्युनिटी से निकल कर आता था। तो एक टीचर को ये सारी बातें शोभा नहीं देती है। चलिए वो तो एक इंसिडेंट ऐसा हो गया जो कि कहीं ना कहीं एक बहुत ही गंदा उदाहरण था एक टीचिंग सिस्टम के अंदर का, जो कि समाज के अंदर में नहीं आना चाहिए था। क्योंकि टीचर एक ऐसा रेस्पेक्टफुल एक आप लोग बोल सकते हो एक कार्य है जिसको हर एक सोसाइटी का हर एक तबका जो है वो रेस्पेक्ट से देखता है। अगर वहां से कुछ ऐसी ऐसी खबर निकल कर आती है तो कहीं ना कहीं मुझे तो चोट पहुंचाती है, ठीक है, क्योंकि मैं इस प्रोफेशन से जुड़ा हूं। तो ये एक इतना नोबल वर्क है कि एक इंसान की जिंदगी बना सकते हो इस लेवल पर कि मतलब कह सकते हो कि वो आगे चलकर देश का प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति बन जाए। इससे फालतू और क्या होगा कि वो देश चलाने वाला बन जाए, आगे चलकर यूएन का प्रेसिडेंट बन जाए, तो वहां पर चलकर एक दुनिया भर में चीजों को सेट करे। ऐसा कोई आविष्कार करके चला जाए कि आने वाली जनरेशन उससे फायदा उठाए, कोई साइंटिस्ट बन जाए। हमारे खुद के इसरो के साइंटिस्ट देखो, वो सारे किसी न किसी टीचर ने पढ़ाए होंगे ना आज की डेट में, जिनका गुणगान हम लोग कर रहे हैं। मतलब अच्छी बात पता है क्या, यहाँ पर हम लोग अगर आईएएस बन जाते हैं, हम लोग अगर साइंटिस्ट बन जाते हैं, हम लोग अगर किसी अच्छे प्रोफेशन में किसी में जाए डॉक्टर बन जाते हैं, मतलब एक जो क्रेडिट होता है ना सोसाइटी के अंदर में, वो टीचर को बहुत कम दिया जाता है। मतलब मुझे पर्सनली लगता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि टीचर को जितनी रेस्पेक्ट समाज के अंदर में, रेस्पेक्ट एक तरीके से सोसाइटी में जिस स्टेटस पे रखना चाहिए, वो नॉर्मली देखने को मिलता नहीं है। इसीलिए लोग जो है टीचर को उस लुक्रेटिव तरीके से नहीं देखते हैं जैसे वो आईएएस को देखते हैं, जिस तरीके से वो साइंटिस्ट को देखते हैं, जिस तरीके से किसी और प्रोफेशन को देखते हैं। वो निकल कर सारे वहीं से ही रहे हैं, एक टीचर ने पढ़ा रखे हैं, पर लेकिन शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो बोल दे कि मुझे आगे चलकर टीचर बनना है। और शायद ही कोई पेरेंट्स ऐसे होंगे कि वो बोले कि हाँ मुझे अपना बच्चा टीचर बनाना है कि नहीं? पॉलिटिशियन वाले पॉलिटिशियन बनाएंगे, एक्टर वाले एक्टर बनाएंगे। मतलब डीएम अगर कोई है तो अपने बच्चों को डीएम बनाने की सोचेगा क्योंकि वो उसको देख चुका है। पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एक टीचर के बच्चा जो होता है वो अक्सर मतलब ये हो सकता है कि एक एक्सेप्शन बोलूं मैं, टीचर का बच्चा अक्सर कई बार आप लोगों को एक ऐसा प्रवृत्ति का देखने को मिला जो बहुत कम पढ़ने वाला है, और कई बार टीचर पे ब्लेम किया था कि अपने बच्चे को तो पढ़ा नहीं सका और किसे पढ़ाएगा, अपना खुद का बच्चा बदमाश निकल जाता है। कई बार ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो टीचिंग सिस्टम जो है उसके ऊपर काम करने की जरूरत है, क्योंकि एक ऐसी चीज है, आप लोग सोचो, हम लोग बोलते हैं कि हम आज की डेट में 140 करोड़ प्लस पॉपुलेशन है। 140 करोड़ प्लस पॉपुलेशन पूरी डिसिप्लिन है। हर एक पर्सन जो है वो एजुकेटेड है, हर एक पर्सन जो है वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, अपने फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज समझता है। अगर इस तरीके के लोग 140 करोड़ हो ना, तो ये समझ लो, ये 300 मूवी देखे ना आप लोग, वो वाली फीलिंग आप लोगों को आएगी निकल कर यहां सर, ठीक है? मतलब कहने का क्या है? मतलब कहने का है कि हर एक इंसान अपने आप में सिपाही है, अपने फील्ड का ज्ञाता है। वो वाली फीलिंग अगर 140 करोड़ हो जाए ना, तो भाई साहब दुनिया के सर पे बैठ के राज करेंगे हम लोग, ऐसी फीलिंग आप लोग आएगी। पर लेकिन 140 के 40 करोड़ जो हैं वो निकम्मे नाकारे निकल जाए, सब चोरी करने की सोचे, एक दूसरे की टांग खींचने की सोचे, एक दूसरे की बुराई करने के बारे में बात करें, हर एक इंसान दूसरा कोई एक आधा सक्सेस हो जाए तो उसकी चीजों को नोच खचोट करने के पीछे पड़े रहे, या फिर उसको डिग्रेड करने के पीछे पड़े रहे, या फिर करप्शन के पीछे पड़े रहे, ये सारी चीजें कैसी रहेंगी उस सोसाइटी के अंदर में? वो देश कहां जाएगा आप लोग खुद बताओ।
तो इसी के भी सिस्टम को चेंज करने का सबसे शानदार उदाहरण है वो है टीचिंग सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसमें यहां पर एक अच्छा टीचर हो समाज के अंदर में और वो इंपैक्ट डाले। और इस चीज का बहुत बखूबी हमारे संविधान निर्माताओं ने भी इसके ऊपर फोकस दिया, क्योंकि वो भी इसकी इंपॉर्टेंस समझते थे। अगर ध्यान से देखो, कुछ ना कुछ ऐसा प्रोविजन करके गए थे और जो आज की डेट में हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं, और बाद में संविधान के अंदर चेंज करके वो चीजें लाई भी गई और रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी सरकार को भी दी गई। अगर ध्यान से देखोगे हमारे संविधान के अंदर में पार्ट 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 45 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ये इंफेसिस करते हैं इसके ऊपर कि अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि जो बच्चे का जो बचपना है उसकी एजुकेशन के बारे में ध्यान देकर उसको सही डायरेक्शन देना। ये हो गया 6 साल से पहले की बात है। 6 साल से 14 साल के लिए क्या किया, जो कि सबसे प्रोग्रेसिव फेज माना जाता है बच्चे की लाइफ का, आर्टिकल 21A जिसमें आप लोग राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात करते हैं, उसी आर्टिकल के अंदर में एजुकेशन को डाल दिया राइट टू एजुकेशन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 2002 में। और ये शानदार चीज आप लोगों को देखने को मिली कि बच्चे को 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करानी है। और इसके लिए मतलब देखो संविधान के अंदर में ये आर्टिकल ऐड कर दिया गया अमेंडमेंट करके, पर कथनी और करनी में फर्क कितना है। 2002 से 2009 लग गया इस कानून को बनाने में, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए। मतलब जो काम होते ही यहां पर ये 1-1.5 साल के अंदर इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए था, इसको बनाने में यहां पर आप लोगों को 7 साल लग गए। तो इतनी तो इज्जत हम लोग एजुकेशन सिस्टम को अपने देश के अंदर में देकर चल रहे हैं, ये आप लोग यहां से समझ सकते हैं। आज भी एजुकेशन के अंदर में बात करें, हर एक बच्चा, आप लोगों में बता दूं 12th तक कोई भी इंसान नहीं चाहता है उसका बच्चा जो है सरकारी स्कूल में पढ़े। 12th के बाद में हर एक इंसान चाहता है उसका बच्चा जो है सरकारी स्कूल में पढ़े, IITs में जाए, सारे सरकारी तो हैं, NITs में जाए, किसी मेडिकल इंस्टीट्यूशन में जाए, एम्स में जाए, ये क्या है, सारे सरकारी तो हैं। मतलब बच्चे को पढ़ाना नहीं है 12th तक का, तो उनको पता है कि 12th से पहले, एंड इंटरेस्टिंग चीज देख रहे हो आप लोग यहाँ पर, वो 12th की बातें कर रहे हैं जिस 12th तक इंसान का बेस तैयार हो जाता है। वो NCERT जो हम कभी पढ़ते नहीं है ढंग से बचपन में, उन्हीं NCERT को पढ़कर आज जो है IAS बन रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट को चला रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन पता है कितनी होती है। एक ऐसा इंसान जिसको कभी घर में इज्जत नहीं मिली, एक ऐसा इंसान जिसकी कभी घर वालों ने नहीं सुनी, उसको बैठ के पूरा डिस्ट्रिक्ट सुन रहा है वो NCERTs पढ़कर। समझ रहे हैं आप लोग चीजें कहां पहुंचती हैं। तो अगर इंसान का बेस अगर तैयार होगा, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, अगर अर्ली ये एजुकेशन सिस्टम और ये आप लोग बोल सकते हैं 1 से लेके 12 का सिस्टम अगर हम लोग सुधार दें, तो ये सबसे बड़ा शानदार इंपैक्ट आप लोग एजुकेशन सिस्टम पे डालता हुआ यहां पर नजर आएगा। तो यही है सबसे ज्यादा काम करने वाली बातें, और इसीलिए इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक टीचर का पेन बंद हो गया भाई, 1 मिनट रुक जाओ, बस अभी पकड़ रहा हूं दूसरा पेन। हाँ चल गया, ठीक है तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कई सारे ऐसे सिस्टम चलाए गए ताकि बच्चों को एजुकेशन ढंग से प्रोवाइड कराया जा सके। प्राइमरी एम ये था कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रोग्राम के थ्रू यहां पर ट्रांसपेरेंसी भी लेकर आई जा सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा फंड है सही डायरेक्शन में सेंटर के द्वारा यूटिलाइज किया जा सके, और सिटीजन जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके। जब हमारे देश में ये काफी इंटरेस्टिंग इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन मतलब एक सिस्टम है, ये ऐसा रिपोर्ट बोलते हैं जिसको एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट बोलते हैं। एक एनजीओ है, ये एनजीओ का नाम क्या है बताइए जरा, प्रथम एनजीओ बोलते हैं इसको। प्रथम एनजीओ ने यहाँ पर हमारे देश के अंदर में बहुत ही ग्राउंड लेवल पर जाकर स्टडी की, और उसने ये देखा कि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, और उस एजुकेशन सिस्टम को दुनिया के सामने रखा कि छठी क्लास का बच्चा जो है वो तीसरी क्लास के बच्चे की किताब तक नहीं पढ़ पा रहा है। ये एजुकेशन सिस्टम है, तो इसको कैसे इंप्रूव करना है, तो इसके लिए जरूरी है हम लोगों को काम करना पड़ेगा। ये सिस्टम आप लोग समझ सकते हो। तो यानी कि आज की डेट में भी आप लोगों ने कई सारी ऐसी वायरल वीडियो देखी होंगी जहां टीचर जो है उनको संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इनकी स्पेलिंग तक नहीं आती है, जनवरी, फरवरी, उन्हें जनवरी को जानवरों कौन सी वीडियो वायरल होती है आप लोगों ने देखा होगा। स्कूल का प्रिंसिपल, एक स्कूल का प्रिंसिपल, उस प्रिंसिपल तक को नहीं पता था। यहां पर बेसिकली कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे आई थिंक कि मतलब कि गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस में क्या डिफरेंस है, ये इस तरीके की चीजें यहां पर पूछी जा रही थी। कोई एक ऐसा भी वीडियो मैंने देखा था, पता नहीं काफी टाइम हो गया, उसमें ये पूछा गया कि 26 जनवरी कब सेलिब्रेट करते हैं, कि हाँ सर्दी सी रहती है, स्वेटर वेटर पहन के आना पड़ता है ये ऐसे ऐसे आंसर थे। एक्सपेक्ट कर रहे हो उस स्कूल का प्रिंसिपल, उस स्कूल के बच्चों की क्या हालत होगी, उन स्कूल के बच्चों का बचपना कैसा गुजरेगा। आप लोग ये देखो, जिसके स्कूल के प्रिंसिपल पर जनवरी, फरवरी, संडे, मंडे ये दिन तक उसके याद नहीं है, इनकी स्पेलिंग नहीं है, और वो स्कूल का प्रिंसिपल बना बैठा हुआ है।
वो किस तरीके से स्कूल में डिसिप्लिन लेकर आ रहा होगा, कैसे वहां पर टीचर होगी, क्या कंडीशन वहां पर बन रही होगी। ये आज के एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत ह्यूज प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आप खुद देखो जैसे जैसे केसेस यहां पर निकल कर अभी आ रहे हैं। हम लोगों ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में भी बात की, पर रियलिटी में इंप्लीमेंट करने वाले कौन होंगे? हम लोगों ने बोल दिया पूरे देश के अंदर में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर दो, ठीक है भैया अच्छे से पढ़ाएंगे, पर इन रियलिटी में क्या होगा? इन रियलिटी में तो सबसे बड़ी बात ये होगी ना कि उन्हीं टीचरों के हाथ में वो सारी चीजें यहां पर जाने वाली है, तो वो कैसे आप लोग इंप्रूव करोगे? पहले उस पर काम करना जरूरी है। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताता हूं जो सुनकर आप लोगों को काफी हैरानी होगी, आप लोग मतलब अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे जो बात मैं बोलने जा रहा हूं। हमारे देश के अंदर में एक टीचर कमीशन सेटअप किया गया था जिसको डीपी चट्टोपाध्याय कमीशन के नाम से हम लोग जानते हैं, डीपीसी के नाम से आप लोग याद रखें ना। ये एक प्रोफेसर साहब थे, इनकी अध्यक्षता में ये कमीशन सेटअप किया गया और ये वन ऑफ द बेस्ट कमीशन माना जाता है नेशनल यानी कि देश के अंदर में। जब हम लोग टीचर ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं यानी कि हम लोग इसको टीचर्स कमीशन के नाम से जानते हैं, टीचर कमीशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसी को यहां पर टीचर के रिलेटेड यहां पर रिपोर्ट भी बोलते हैं कि टीचर कमीशन रिपोर्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। ये टीचर कमीशन रिपोर्ट जो है यहां पर ये पूरा फोकस एजुकेशन सिस्टम में बस टीचर के ऊपर था कि टीचर का सिलेक्शन कैसे करना है, टीचर की ट्रेनिंग कैसे आप लोगों को करानी है, किस तरीके से प्रोफेशनल होना चाहिए, किस तरीके से उसके अंदर में एथिकल एंगल होना चाहिए, कैसे आप लोगों को टीचिंग का जो है स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए और किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर उनकी पढ़ाने की जो मेथोडोलॉजी है वो आप लोगों को डेवलप करनी पड़ेगी, किस तरीके से टीचर की साइकोलॉजी होनी चाहिए। क्योंकि आप लोगों को याद होगा कोविड-19 के टाइम पर स्कूल के अंदर में जब कोविड-19 गुजर गया, एक टीचर आया, उसी स्कूल के अंदर में हर एक क्लास के बच्चे आए, मान लीजिए उस क्लास के अंदर में 60 बच्चे थे। अब इस टीचर के घर में किसी की डेथ हुई है, मान लो जी इस टीचर के भाई की डेथ हो गई। अब जो बच्चे आ रहे हैं उस घर में बच्चों की भी किसी की डेथ हुई है, किसी के चाचा, किसी के फूफा, किसी के मम्मी, किसी के पापा, किसी ने किसी की डेथ हुई है। अब यहां पर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी इस टीचर की है कि यहां पर इसके घर में भी किसी की डेथ हुई है, ये अपना दुख छुपाकर इन बच्चों को सही तरीके से मोटिवेट कर एजुकेशन की तरफ को मोड़ दे। कौन करेगा ये काम? ये टीचर करेगा। जबकि दुख उसको भी है, दर्द उसको भी है, पेन उसको भी है, वो भी इतने लंबे समय बाद फिर से पढ़ाने आ रहा है, मन उसका भी नहीं कर रहा है, वो भी एक तरीके से अंदर से भरा हुआ है बहुत सारी चीजों को लेकर, रोने का मन कर रहा है उसका भी, पर बच्चों के सामने वो रोएगा नहीं, वो बच्चों के सामने हंसेगा, बच्चों को एक सही डायरेक्शन देगा और बच्चों को मोटिवेट करेगा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, भले उसकी जिंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो रही हो। कई सारे बच्चे मैसेज करते हैं सर इतने मोटिवेट कैसे रह लेते हो? आप लोगों को लगता है कि मेरी जो लाइफ है वो 100% बड़ी शानदार चल रही है, ठीक है। कई बार तो इतना वो लगता है कि अंदर से मतलब ना इतनी इरिटेशन होती है कई सारी चीज़ों को लेकर जिंदगी में, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी होते हैं कई बार, पर लेकिन उनको मैनेज करना सीखना पड़ता है आराम आराम से, क्योंकि ये पार्ट ऑफ लाइफ है और इसके साथ में डील करना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। जिस किसी ने ये आर्ट सीख लिया तो वो जिंदगी को एंजॉय करता हुआ निकल जाएगा, और जिस किसी ने ये आर्ट नहीं सीखा और प्रॉब्लम के साथ में जूझ तरह मर गया उसी के नीचे दबके, वो इंसान हमेशा फ्रस्ट्रेशन में रहेगा और जल्दी ही इस दुनिया से सुधर जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ऐसी कंडीशन आप लोग बोल सकते हो। तो टीचर को एक बैलेंस जिंदगी जीना सबसे पहले सीखना पड़ेगा, यानी कि वो फ्रस्ट्रेशन है तो उसका किसी और के ऊपर आकर निकाल देगा। जैसे मुझे अभी भी याद आ रहा है जब मेरे हाथ में चोट लगी थी, और मेरे हाथ में उस टाइम पर चोट लगी थी, तो मैंने लगभग 15-20 दिन तक पेन यूज नहीं किया, मैं ऐसे ही स्लाइड बता के पढ़ा रहा। तो कई सारे बच्चों ने उस टाइम पर कमेंट किया कि यार सब पढ़ाने का मन नहीं है तो क्यों फालतू में वीडियो बनाते हो, पेन तो इस्तेमाल कर लिया करो कम से कम। मतलब कई सारे बच्चों ने मुझे इसके लिए मेल तक किए। मैं नहीं चाह रहा था कि आप लोगों को ये बातें बताऊं, आप लोग फिर परेशान हो, मेरे साथ मुझे मेल भेजो एक तरीके से कि सर ये क्या हो गया, कैसे हो गया, मतलब बहुत सारे बच्चों को फिर मैं उसका जवाब देता फिरूं। मतलब मुझे लग रहा था कि ठीक है जब ठीक हो जाएगा, अगर नहीं भी जरूरत हो तो नहीं बताएंगे, अगर लगेगा बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तो मैंने कहा जिक्र कर देंगे। तो हर एक टीचर की जिंदगी में ऐसे ही प्रॉब्लम रहती है, तो वो प्रॉब्लम टीचर झेल कर जो है वो आप लोगों के सामने आते हैं और वो फिर अपना काम करते हैं शानदार तरीके से। तो ये टीचर को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, ऐसे नहीं कि टीचर को जरा सी प्रॉब्लम हुई आप लोगों के सामने आकर रोने लगा। चैनल के ऊपर स्ट्राइक है, स्ट्राइक लगे जब काफी लंबा समय हो गया, कई सारे बच्चे बोले सर इतने कम व्यूज कैसे आ रहे हैं, वीडियो जो है इतने मतलब पहले अच्छे खासे व्यूज आते थे, क्या चल रहा है? तो चैनल के ऊपर स्ट्राइक पड़ी हुई है, चैनल के ऊपर इसी के साथ में कम्युनिटी स्ट्राइक है और एक नॉर्मल स्ट्राइक है, और इसका मतलब है कि चैनल की रीच जो है वो इन्होंने 0 कर दी है। मतलब हम रिकमेंड नहीं करेंगे, तुम्हारे बच्चे जो अगर देख रहे हैं वो भले ही वीडियो शेयर कर दें और वहां से कोई इसको देख ले तो अलग बात है, पर YouTube जो है उस वीडियो को रिकमेंड नहीं करेगा। YouTube जो है उस वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा। बच्चे बोले कई सारे की नोटिफिकेशन नहीं आ रही। एक तो ये था मैं आप लोगों के सामने आकर रोने लगूं कि यार व्यूज नहीं आ रहे हैं, कैसे काम चलेगा, ये हो रहा है फलाना ढिमकाना हो रहा है। एक ये है कि मैं अपना काम करता रहूं, जो होगा वो होता रहेगा, जो होगा ऊपर वाला उसको देखेगा आराम से।
तो कहने का मतलब यहां पर सीधा सीधा यह है कि अपने काम पर फोकस करना स्टार्ट कर दो, सारी चीजें सुधरना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, आराम आराम से बैलेंस भी जिंदगी में बनना स्टार्ट हो जाता है। आप लोग अपने काम पर फोकस रखो। जिस इंसान ने अपनी ड्यूटी को इज्जत देना स्टार्ट कर दिया, सोसाइटी में उसको सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट मिलेगी, ये आप लोग ध्यान रखना। तो यहां पर मैं कहा था, मैं टीचर कमीशन के बारे में बात करता, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप लोगों को भी यही चीजें फोकस करनी है, जिंदगी में काम करना है। तो ये कमीशन यहां पर बनाया गया था, चट्टोपाध्याय कमीशन। ये इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, मुझे भी पढ़ के भी चला गया, मैं पढ़ते पढ़ते भी मैंने अपना पूरी प्रिपरेशन कर ली। इसके साथ में यही चीजें मैंने पढ़ाना भी स्टार्ट कर दी। जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट की, उसके भी लगभग 1 से 1.5 साल बाद में जाकर मुझे इस कमीशन के बारे में पता चला है। इससे पहले इस कमीशन के बारे में पता नहीं था। तो यही बात यहां पर बेसिकली राइटर बताना चाह रहे थे जब मैं ये आर्टिकल पढ़ रहा था, कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस कमीशन के बारे में आज तक जानते नहीं है। ये कमीशन आज तक किसी ने उठा के पढ़ा तक नहीं है। इस कमीशन के मतलब ये एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं कि ये इतना बेस्ट अवेलेबल सोर्स है हमारे पास में, इसकी समरी जो है कि टीचर को कैसे आप लोग लेकर चल सकते हो। आज के डेट में इंटरनेट के जमाने में किस तरीके से आप लोग टीचर को गाइड कर सकते हो। पर लेकिन सबसे दुर्भाग्य वाली बात यह है कि इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को इतने ठंडे बस्ते में डाल दिया गया कि इसके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा कि ऐसी कोई रिपोर्ट है भी कि हमारे देश के अंदर में पढ़ी तक नहीं जा रही है। ऐसे तरीके से उठा के इसको फेंक दिए। तो ये है टीचिंग का हमारे देश के अंदर में सिस्टम, यानी कि उसको इंप्रूव करने के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। तो जरूरी है एजुकेशन सिस्टम में इंप्रूव करने की। नहीं तो जो ये इंडिकेटर होते हैं ना कि जितना रेशियो है यहाँ पर, किस तरीके से यहाँ पर चीजें देखने को मिल रही है, क्या क्या यहाँ पर बच्चों का रिप्रेजेंटेशन चल रहा है, स्कूल की कंडीशन कैसी है, ये सारी बातें मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी टीचर के बारे में। पर लेकिन इन रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर जब आप लोग देखोगे तो कंडीशन जो है वो खराब देखने को मिलेगी। तो पहले इसको सुधारना यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, तो एजुकेशन जो है वो कहां पर आता है, आप लोग खुद बताइए। एजुकेशन कहां पर आता है? संविधान के 7वें शेड्यूल के अंदर में यूनियन लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, या फिर कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। जब यहां पर ये सब्जेक्ट जो है ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेंटर भी मिलकर काम करता है, स्टेट भी मिलकर काम करता है, तो तभी भी यहां पर हम लोग इस सिस्टम को अच्छे से लेकर नहीं चल रहे हैं। पहले ये स्टेट लिस्ट के अंदर में आया करता था, पर लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 1976 में। उस टाइम पर यहां पर इसको स्टेट लिस्ट से निकालकर इसको हम लोगों ने कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया, चलो मिलकर काम करेंगे। पर लेकिन मिलकर काम करने के बाद भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है 1976। और कमीशन जो था, वो जो कमीशन अब तक मैं चट्टोपाध्याय कमीशन के बारे में बात कर रहा था, आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे। बताए कब का ये कमीशन जाकर सर्च करना, थोड़ा सा आप लोगों को मजा आएगा सर्च करने में। और जब इसका ईयर देखोगे तो आप लोग हैरान हो जाओगे कि आज मैं इसके बारे में पढ़ा रहा हूं। ये कमीशन 1980, ये डैश, ये बताना यहां पर क्या आएगा, 1983 का कमीशन है ये, समझ रहे हैं। और मैं आप लोगों से कब पढ़ा रहा हूं ये बैठा हुआ, अब खुद अंदाजा लगा लो। मतलब अगर अंदाजा लगाओगे तो अब से लगभग 40 साल पुराना कमीशन ये बता के चला गया कि कैसे हम लोग अपने एजुकेशन सिस्टम में टीचर का जो सिस्टम है उसको इंप्रूव कर सकते हैं। और आज हम लोग बैठकर इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं 40 साल बाद भी कि हमारे यहां पर टीचर का सिस्टम जो है वो ढंग का क्यों नहीं चल रहा है। अपने एजुकेशन सिस्टम में हम लोग टीचिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये तो वही बात होगी ना कि हमारे सामने सब कुछ रखा हुआ है कि भाई साहब ये पाथ है, ऐसे ऐसे फॉलो कर लो, सारे गाइडेंस है, पर लेकिन हम लोग आंख बंद किए हुए बैठे हुए हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य वाली बात है कि ऐसी ऐसी चीजें हमारे पास में है, पर लेकिन हम लोग उसको रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं और ना ही हम लोग ढंग से उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। बस जो चल रहा है वही चला जा रहा है। टीचर्स डे सेलिब्रेट कर लेते हैं 5 सितंबर को, एक दिन खुश हो जाते हैं, टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, उस इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का चलो नाम बताओ। ठीक है, इसी के साथ में बस थोड़ा सा खुश होके हाँ ठीक है 2-4 पोस्ट लगा के फिर चले जाते हैं। और फिर इंसिडेंट निकल कर आते हैं कि उत्तर प्रदेश के किसी स्कूल में किसी टीचर ने ऐसी हरकतें कर दी, फिर ये चीजें देखने को मिलती है। तो ये नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट इस प्रोफेशन में तो नहीं होना चाहिए, होना तो किसी में भी नहीं चाहिए, पर टीचिंग प्रोफेशन के अंदर तो ये चीजें बिल्कुल ही एक तरीके से अलाउ नहीं है। क्योंकि यहां पर इंपैक्ट जो है वो टीचर के ऊपर नहीं है, वो उस बच्चे की लाइफ पर पड़ेगा जो आगे चलकर एक ऐसा इंसान बन सकता है कि पूरे देश के अंदर में चेंज ला सकता है। तो ये सबसे नोबल प्रोफेशन है, उसी तरीके से यहां पर इसको यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है, तो ये थी बेसिकली पर्टिकुलर इस रिपोर्ट के बारे में बातें। तो आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी। इंपॉर्टेंट है यार, याद रखना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन बड़ी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, बाकी बच्चे पूछ रहे थे जो क्लास वाले हैं कि सर क्या वहां पर भी इनका पेपर का एनालिसिस होगा। वहां पर सारे टीचर जो हैं वो क्लास में आप लोगों को बताते हुए नजर आएंगे किस किस तरीके से अपने पार्ट को जो है वो डील करके चलना है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर रखना। बाकी जो आप लोगों का जो बेसिक कोर्स है उसके अंदर में आप लोगों का जो है रीजनिंग वाला सेक्शन भी ऐड हो गया है। ठीक है, और उसके अंदर में आप लोगों का जो है इकोनॉमी वाला भी सेक्शन ऐड हो गया है। उसके लेक्चर और भी आएंगे अलग टीचर्स के भी। तो टोटल मिला के मुझे लग रहा है अभी यहाँ पर 9 से ज़्यादा जो है करीब यहाँ पर आप लोगों के सामने लेक्चर जो है वो आ चुके हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से टॉपिक्स आ चुके हैं। उसमें आज या कल में और भी कई सारे टॉपिक जो हैं वो ऐड हो जाएंगे।
तो चीज़ों को अच्छे से कवर करते हुए चलो। जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों की कई सारी चीज़ें आ गई हैं। इंग्लिश इसमें अपडेट हो जाएगी अभी, और भी कई सारी चीज़ें जल्दी ही इसमें अपडेट कर दी जाएंगी, ठीक है। तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए चलो। एक साथ में लेक्चर रहते हैं, पर कुछ लेक्चर ऐसे होंगे जो और आते रहेंगे, जैसे कि स्टैटिक का लेक्चर टाइम टू टाइम आप लोगों को आते रहेंगे। इसी तरीके से कुछ ज्योग्राफी के लेक्चर आप लोगों को टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलते रहेंगे। ये इमीडिएटली नहीं मिलेंगे, क्यों? क्योंकि टीचर यहाँ पर अभी इनको ले रहे हैं, तो इस तरीके से वहाँ पर आप लोगों को लेक्चर भी अपडेट होते रहेंगे आराम आराम से, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों को पॉलिटी के लेक्चर भी मेरे आराम आराम से मिलते रहेंगे सारे। तो ये सारे आप लोग जो बेसिकली ऑलरेडी हैं वो ऑलरेडी हैं, जैसे साइंस के ऑलरेडी हैं, ये सारे बाकी के अपलोड हो जाएंगे और ये आराम आराम से अपडेट आप लोग के होते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इनको अच्छे से प्रैक्टिस करके चलते रहो और सही तरीके से एग्जाम को आप लोग क्रैक कर सकते हो, ठीक है। एक बेस आप लोगों का अच्छे लेवल का इस तैयार होगा, जो कि शानदार लेवल का आप लोगों का, जिससे कि हर एक एग्जाम को आप लोग बेसिकली टैक कर दोगे अच्छे से, ठीक है। तो इसको आप लोग बस, हाँ वही है, कई सारे बच्चे जो एक बात पूछ रहे हैं बार बार कि सर यूपीएससी वाले कोर्स में और इसमें डिफरेंस क्या है। यूपीएससी वाले कोर्स को इसके साथ में आप लोग कंपेयर न करिए, क्योंकि वो कोर्स एक अलग चीज है। आप लोग यूपीएससी के साथ में वनडे टाइप एग्जाम को कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि वहां पर जो आती है सारी चीजें आप लोग को अलग देखने को मिलेगी, जब आप लोग चीजों को ढंग से समझोगे। मतलब वहां पर अगर आप लोग चीजों को अच्छे से देखोगे तो आप लोग खुद समझो, वहां पर इंटरनेशनल रिलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, सोशल जस्टिस है वहाँ, यहाँ पर पॉलिटी है तो वहाँ पर गवर्नेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। वहाँ पर सोसाइटी देखने को मिलेगी आप लोगों को, वहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट देखने को मिलेगा, सोशल सिक्योरिटी है वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वहाँ पर, तो वो एक अलग चीज होगी। एथिक्स हो गया पूरा का पूरा सब्जेक्ट, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, वो एक अलग चीज होगी वहाँ पर। तो वो कोर्स अलग चीज है, ठीक है। तो इन दोनों को इंटरमिक्स मत करो, क्या है कि सर उसमें क्या डिफरेंस है यार, वो यूपीएससी की चीज़ है और ये मतलब आप लोग एक जैसे कि आप मतलब लोअर एग्जाम होते हैं उनके लिए आप लोग इनको काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए निकाला, कई सारे बच्चे जो है इसको लेकर परेशान हो रहे थे। तो दोनों को आपस में कंपेयर मत करो, दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। तो दोनों की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर चीज़ें आप लोग की। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए, अगर सीरियस होकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग उसी कोर्स में आप लोगों को एडमिशन लेना है, ठीक है। तो ये कई सारे उसको लेकर कन्फ्यूज हो रहे थे। बाकी अच्छे से एंजॉय करते रहिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए, कैसी चीज़ें आप लोगों को लग रही हैं। कोई भी डाउट है तो पूछ लिया करो, ओके। और आंसर राइटिंग ग्रुप में जरूर रेगुलर आंसर लिखते रहिए, तो आप लोगों को उसी से प्रैक्टिस जो है वो सही डायरेक्शन में आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन हाँ वही मैसेज डालकर थोड़ा सा वेट कर लिया करो, आप लोगों को ऐड कर दिया जाएगा पेमेंट स्लिप शेयर करने के बाद में, ठीक है। कहाँ करनी है, नंबर आप लोगों को व्हाट्सएप का पिन कमेंट में मिल जाता है, तो वहाँ पर आप लोग उस पर जाकर चीज़ें शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सोचो आप लोग किसी के घर जाते हो, या फिर मतलब एक तरीके से अपने घर नहीं बोलते हैं, मतलब किसी के घर जाते हैं, ठीक है। उस इंसान के घर पे बैठने की जगह ना हो, ऐसे ही बस जैसे तैसे उसको गुजारा चल रहा हो, तो आप लोगों के मन में कैसी उसकी एक तरीके से मतलब इमेज बनेगी कि यार गरीब है, जैसे तैसे गुजारा चल रहा है, वो वाली फीलिंग आएगी, ठीक है। ये जो फीलिंग है ये आप लोगों के मन में आएगी, पर सामने वाले को कितनी इंसल्ट फील होगी कि मेरे घर में कोई आया और मेरे पास में बैठाने के लिए भी जगह नहीं है। अभी ये कंडीशन हमारे देश की रहा करती थी। कई बार हमारे देश के अंदर में जब बड़े बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज करने की बात आती थी, तो हमारे पास में उसके लिए प्रॉपर जगह नहीं हुआ करती थी कि हाँ प्रॉपर कोई ऐसा इवेंट कराया जा सके जहां पर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो A to Z, और वहां पर आसानी से सारी चीजें की जा सके कंप्लीट। अब हमारे पास में ऐसे कई सारे एक एरिया आप लोगों को देखने को मिलेंगे जहां पर हम लोग दुनिया के बड़े से बड़े लीडर को लाकर इकट्ठा कर सकते हैं। एक तो अभी आप लोगों ने भारत मंडप देखा, ये कहाँ था, ये दिल्ली के अंदर आप लोगों को देखने को मिला, जहां पर G20 की मीटिंग अभी कंप्लीट हुई है। एक इसी पैटर्न में आप लोगों को यहाँ पर यशोभूमि ये देखने को मिलेगा, और ये भी दिल्ली के अंदर में है, कहां पर, द्वारिका वाले रीजन के अंदर में। तो एक नया अभी यहाँ पर ये ओपन किया गया है। तो अभी हमारे देश के अंदर में ऐसी दो चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है इसको इनोग्रेट करेंगे, ये पर्टिकुलर सिस्टम को जिसको यशोभूमि नाम दिया गया है। ये कब बेसिकली यहाँ पर ये वो किया जाएगा, मतलब एक तरीके से ओपन किया जाएगा, ये किया जाएगा आज के दिन यानी कि 17 सितंबर को। तो ये आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। मतलब ये आज जब मोदी जी इसको एक तरीके से इनोग्रेट करेंगे तो आप लोग न्यूज़ सुनोगे तो आप लोगों को पता रहेगा कि हाँ ये तो हमने पढ़ लिया था अच्छा सा फील होगा तो यहाँ पर इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और इसी के साथ में एक्सपो सेंटर जो है यहाँ पर ये द्वारिका न्यू दिल्ली के अंदर में आप लोगों को लोकेटेड देखने को मिल रहा है। यशोभूमि जो कन्वेंशन ये सेंटर है ना, ये एक ऐसा सेंटर बनाया जा रहा है जो कि बड़ी से बड़ी कॉन्फ्रेंस यहाँ पर एक तरीके से होल्ड कर पाएगा, और यहाँ पर एक वर्ल्ड क्लास की इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो वर्ल्ड में लार्जेस्ट ये इस तरीके जो सेंटर है उसमें आप लोगों को मीटिंग, इसी के साथ में यहाँ पर इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस या फिर एग्जीबिशंस, ये सारी चीजें एक साथ में लगाई जाती है और इसको बोलते हैं माइक सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसा सिस्टम देखने को मिलेगा। अगर इस सेंटर के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं तो आप लोग अंदाजा लगा पाएंगे इस पर्टिकुलर पिक्चर से, ये इसकी संपूर्ण जानकारी लिए हुए है। इसका जो एरिया है वो 73,000 स्क्वायर
ये आप लोगों को एरिया देखने को मिलेगा, ठीक है, स्क्वायर मीटर की बात की जा रही है, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर 107 स्क्वायर मीटर एग्जीबिशन सेंटर है, इसके अंदर में 15 के करीब कन्वेंशन सेंटर आप लोगों को देखने को मिलेंगे और 13 के करीब इसमें रूम देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में यशोभूमि द्वारिका सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन के पास में है। इसी के साथ में यहाँ पर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के पास में है। आसानी से अगर किसी को बाहर से कोई आ रहा है मीटिंग करने के लिए तो आसानी से इसको यहाँ पर इस पैटर्न में बनाया गया है कि कोई भी एयरपोर्ट पर आ रहा है तो आसानी से उसको यहाँ पर पहुंचाया जा सके, क्योंकि जो यहाँ पर प्रगति मैदान के अंदर में जो आप लोगों को देखने को मिला मंडप वाला सिस्टम, वहां तक आना थोड़ा सा टफ रहता है, तो थोड़ा सा द्वारिका साइड में बनाया गया, तो वहां पर खुला खुला एरिया बहुत ज्यादा है, ठीक है। जो दिल्ली में द्वारिका वाली साइड में रहते हैं वो जानते होंगे कि एक काफी ज्यादा ओपन एरिया आप लोगों को वहां पर देखने को मिल जाता है, भीड़ भड़ाके वाला इलाका नहीं है दिल्ली के अंदर बेसिकली, ठीक है। 17 मीटर बिलो द सरफेस है ये आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। साथ इसके अंदर में एंट्रेंस और एग्जिट गेस है। अगर कल को कोई खुदा ना खास्ता कुछ उल्टी सीधी हरकतें हो जाए तो यहां पर निकलकर आराम से भागा जा सकता है। 21 मीटर की ट्रेवल जो टाइम पर यहां पर आप लोगों को न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाता है, तो वहां से भी आसानी से इसके साथ में कनेक्टिविटी बना सकते हैं। तो एक बेहतरीन एक सिस्टम क्रिएट किया गया जो कि एक तरीके से बोला जा सकता है कि आने वाले टाइम में इज्जत बचाएगा। कुछ ऐसी चीजें नहीं देखने को मिलेगी यार कि हाँ बैठाने के लिए लोगों को जगह नहीं है, ठीक है। तो ये है पर्टिकुलर सिस्टम जो आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर न्यूज है ये एक तरीके से हमारी देश की इज्जत बढ़ाने वाली न्यूज है। सोचो दुनिया में कुछ ही देश ऐसे हैं जिनके पास में ये पावर हो और वो पावर हमको मिल जाए। वो पावर कौन सी है? आयरन मैन, शक्तिमान। ये पावर है कि हम लोग जो डिसाइड करें दुनिया उसे फॉलो करे। मैंने कहता है कि मेरा वचन ही है शासन, तो वो वाली बात यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो क्या है वो वचन और क्या है शासन? ये है OIML। OIML सर्टिफिकेट देने वाली इंडिया, यानी कि हमारा देश, हमारी प्यारी कंट्री, हमारा प्यारा भारत जो है यहाँ पर अब 13वां देश यहाँ पर बन गया है। यानी कि दुनिया भर में ये सर्टिफिकेट इशू करने की पावर ओनली 12 देशों को है। 12 देशों के बाद में 13वां हमारा देश बन गया। और जब मैं ये न्यूज़ पढ़ रहा ना, मैं सरप्राइज हो गया, रियलिटी में सरप्राइज हो गया मैं इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद में। क्यों? क्योंकि बताइए, चलिए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, इसके अंदर में कौन नहीं है। मतलब जो मैं आप लोगों को नाम बता रहा हूं आप लोग बताना। इसके अंदर में यूके नहीं है, इसके अंदर में यूएसए नहीं है, इसके अंदर में जापान नहीं है, इसके अंदर में फ्रांस नहीं है, या इसके अंदर में जर्मनी नहीं है। तो आप लोग ये बताइए इसके अंदर में इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सा नहीं है इसके अंदर में ये इशू, लाइसेंस इशू करने वाली बात। जितना एग्जेजरेट करके मैं इसको बता रहा हूं उससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन इसके अंदर में नहीं है। मतलब यूएसए के पास भी पावर नहीं है भाई साहब, समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर? समझ रहे हैं? तो यहाँ पर ये सर्टिफिकेट इशू करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, चाइना, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर हो गया डेनमार्क, फ्रांस, यूके, जापान, नीदरलैंड, स्वीडन और स्लोवाकिया। और अब हम लोग यहां पर ऐड हो गए हैं इंडिया। तो टोटल मिलाकर 13 देश ऐसे हैं जो कि यहां पर ये सर्टिफिकेट इशू कर पाएंगे। सर सर्टिफिकेट चिल्ला रहे हो, इसकी फुल फॉर्म तो बता दो एटलीस्ट, और तो बाद में देख लेंगे सब। ये फुल फॉर्म आप लोग बताइए, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। बताइए चलिए कौन कौन देखता हूं कौन इसकी फुल फॉर्म बता पाता है, वरना वीडियो के एंड तक आते आते तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। चलिए ट्राई कर लो फिर भी, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल, ये है बेसिकली मेट्रोलॉजी। मतलब क्या है कि जैसे अगर हमारे देश में अगर कोई चीज को कोई इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग सेंड कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे देश में कोई पर्टिकुलर क्या बोलो, एक उदाहरण लेते हैं बड़ा ही कैसा, हाँ एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। जैसे हमारे देश के अंदर में मान लीजिए 1 किलो दूध है, 1 किलो दूध को पैक कर कर हम लोगों ने वो दूध जो है हम लोगों ने भेजा जापान के अंदर में। जापान के अंदर में जो दूध भेजा, अब वो हमारी यहां पर चेक कर उसके उस पर्टिकुलर पैकेट को OIML सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया। तो इसकी क्वांटिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठाएगा कि ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। हमने अपने यहां से मान लीजिए मैंगो पैक कर या फिर लीची बिहार से पैक कर हम लोगों ने भेज दी, ठीक है। तो यहां पर या फिर हम लोगों ने औरंगाबाद से यहाँ पर ऑरेंज कर दिए, या फिर हम लोगों ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट एप्पल अपने जो जम्मू एंड कश्मीर से भेज दिए, तो कोई इस पर सर्टिफिकेट पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएगा कि ये गलत होगा, क्योंकि वहां पर उसके ऊपर OIML टाइप का जो यहाँ पर एक तरीके से इवैल्यूएशन सर्टिफिकेट टेस्ट का यहाँ पर एक ठप्पा लगा होगा, जिसके बेस पर यहाँ पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएगा। ये तो मैंने आप लोगों को नॉर्मल एग्जांपल दिए। नॉर्मली यहाँ पर डिजिटल बैलेंसिंग में या क्लिनिकल जो थर्मोमीटर होते हैं, आप लोग सोचो किसी को बुखार हुआ है, उसको थर्मोमीटर लाना है, चेक करना है, तो वहां पर जरा सा ऊपर नीचे अगर हो जाए तो क्या होगा। अब हमारे यहाँ पर अगर उसको सर्टिफिकेट मिल गया है, अब वो थर्मोमीटर दुनिया में कहीं भी ले जाकर बेच लो, कोई इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया कि भाई से इसके अंदर गड़बड़ हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहां पर इशू किया गया है इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन के थ्रू। अब इसके अंदर कुछ करप्शन ही हो जाए तो वैसा वो तो अलग बात है, ठीक है, क्योंकि हम जो है जुगाड़ ढूंढ लेते हैं कहीं ना कहीं। सबसे बड़ी बात है कि सिंगल सर्टिफिकेट है जो कि एक्सेप्ट किया था वर्ल्ड वाइड। ये खतरनाक चीज है।
तो ये कहीं ना कहीं एक हमारे देश की इमेज बढ़ाता हुआ नजर आएगा। गिने चुने देशों में हम लोग को ऐड कर दिया है इसने। इंटरनेशनल डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर हैं वो यहाँ पर नाउ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो वेटिंग एक तरीके से जो हमारे यहाँ पर मेट हुआ मेजरमेंट हुआ उसको आसानी से विदाउट एडिशनल टेस्टिंग, एडिशनल फी, यानी कि अगर यहाँ से कोई जा रहा है फिर पता चला फिर से टेस्ट कर रहे हैं उसके लिए अलग से पैसा काट रहे हैं, वो सारी चीजें ही खत्म हो गई बेसिकली, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी ये सेटअप किया गया था 1955 में, और हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है, फ्रांस के अंदर में। ठीक है, ये एक ऐसी बॉडी है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को बनाए रखने का काम करती है, और हमारे देश के अंदर में इसको पार्ट बनने से पता है क्या फायदा हुआ है, अब हमारे देश का भी स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। जो हम लोग अगर हो सकता है कई सारी स्टैंडर्डाइज चीजें यूज न कर रहे हो जो कि इंटरनेशनल लेवल पर फॉलो की जाती है, अब कम से कम हम लोग उसको यूज कर पाएंगे कहीं ना कहीं। अब हमारे लिए ये एक तरीके जबरदस्ती बन जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही है एक तरीके से कि हाँ अब हम लोग को अपनी इमेज की ज्यादा फिक्र रहेगी कि इंटरनेशनल लेवल पर किस तरीके से हम लोग इसको दिखा सकते हैं। इंडिया आज से मेंबर नहीं इसका, इंडिया जो है बिकम द मेंबर इसका OIML इन 1956। सेम ईयर इंडिया ने साइन किया यहाँ पर मैट्रिक कन्वेंशन। पर अभी जो पावर मिली है कि हम ये सर्टिफिकेशन को इशू कर सकते हैं, ये पावर हमारे पास में है अभी यहाँ पर, तो ये हमको नेक्स्ट लेवल की पावर मिली। अगर आप लोग जाओगे नॉर्मली कई जगह ये जो बाट होते हैं ना, इनकी जगह आप लोगों को यहाँ पर ईंट पत्थर रखे हुए मिलते हैं, समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। तो ये कंडीशन है देश के अंदर में कई जगह, तो इतनी बुरी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं कई बार जाता हूँ, मैंने कहा यार ये क्या कर रखा है, कह रहे भैया बाट खो गया कोई उठा कर ले गया। मैंने कहा अच्छा जी, मतलब एक तरीके से ये तो वही बात हो गई कि जिसके ऊपर रोजी रोटी चल रही है उसी का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ये तो एटलीस्ट कम से कम होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से हमारे देश के अंदर फ्रीक्वेंटली आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। देखा है कि आप लोगों ने कि बाट रखा हुआ ईंट रखी हुई है, जो हुआ करे उसको टोका करो। ठीक है, रीजन ये है कि ये मतलब एक तरीके से ये कहीं ना कहीं एक इमेज भी डिग्रेड करता है, कम से कम एक सही स्टैंडर्ड की चीजें रखी जाए वो होना चाहिए यहाँ पर, तो ये गलत चीज़ है इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक इंटरनेशनलाइज लेज पर चीज़ों को अच्छा करने की कोशिश की जा रही है, तो एक पॉजिटिव न्यूज़ आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, तो कैसी लगी न्यूज़, थी ना इंटरेस्टिंग। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की ओर चलते हैं। आइए डिफेंस की न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। हमारे देश के अंदर में आप लोगों ने सुना होगा कई बार, कई सारे जो एयरक्राफ्ट हैं वो बेसिकली कई बार गिर जाते हैं, उनको उड़ता हुआ एक ताबूत बोला जाता है, मौत का ताबूत, क्योंकि उनकी इतनी सारी एक तरीके से प्रॉब्लम है, वो बहुत पुराने हो चुके थे। दुनिया भर के मिग सीरीज में आप लोग देखोगे, मिग 21 में वो सारी चीजें। तो अभी यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने डिसाइड किया एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके, ये जो इन्वेस्टमेंट है लगभग 21,000 करोड़ का, 21 क्या 22 ही बोल दो सीधा, क्योंकि 21,935 है, तो 22,000 करोड़ रुपए लगाकर इंडिया ने बोला कि यार हम लोग खरीदेंगे C295 एयरक्राफ्ट। तो C29 एयरक्राफ्ट का जो यहाँ पर बेसिकली अभी यहाँ पर ये रिसीव किया है, फर्स्ट एयरक्राफ्ट सेरेमनी स्पेन के अंदर में हुई है, तो यहाँ पर हमारे द्वारा इसको रिसीव कर लिया गया है। अब जो बातें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के बारे में, वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसके साथ में जब आप लोग चीजों को कनेक्ट करेंगे ना, तो आप लोग समझ पाएंगे कि किस तरीके से ये फायदा पहुंचाने वाला है, आखिर क्यों खरीद रहे हैं हम लोग, तो वो चीजें आप लोग यहाँ पर कनेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये जो डिलीवरी है यहाँ पर, ये पहले तो एक कंपनी कहाँ की है, ये कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, किसी एक देश की नहीं है, उसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है यहाँ पर, जो ये एयरक्राफ्ट है ये काफी ज्यादा खतरनाक है, ये एक तरीके से किसी भी कंडीशन में एक तरीके से यहाँ पर उड़ सकता है। ये एक, हम लोग पहले तो ये देखिए हम लोग खरीदने कितने वाले हैं, 56 यानी कि 56 हम लोग खरीदने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखने के लिए याद रख लें कि मोदी जी 56 इंच का चीना जो है 56 खरीद कर लेकर आ रहे हैं। ठीक है ऐसे याद रख लेना, वैसे इसको वैसे मत लिया करो, कई बार मैं डायलॉग मार देता हूँ, कुछ बोलते हैं सर आप तो मोदी के फॉलोवर हो। ठीक है, या फिर मैं कभी किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बड़ाई कर दी कि हाँ उन्होंने अपने देश को उस टाइम पर एक तरीके से सही डायरेक्शन दिया जब लोग जो है चीज़ों को संभाल नहीं पाते हैं, नहीं सर आप तो बिल्कुल कांग्रेस के फॉलोवर हो। यार एक टीचर हूँ, मतलब थोड़ा सा तो जी लेने दो है, मतलब एक तरीके से चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए कुछ चीज़ें बोलनी पड़ती हैं इस तरीके से, तो इसका मतलब थोड़ा ना कि मैं उनके फॉलोवर हो गया, फिर मैं वो एक तरीके से, यार एक न्यूट्रल तरीके से इंसान जो है वो एक तरीके से अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करे, तो मेरे दिमाग में ना फिर जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो वो चीज़ आ जाती है, तो कहीं ना कहीं एक स्टक कर देती है फिर माइंड को। मैंने कहा यार इसके ये ना सोचने लगे, तो इतनी रिस्ट्रिक्शन मत लगाओ यार मेरे ऊपर। ठीक है, तो जितनी रिस्ट्रिक्शन लगती चली जाता है ना, फिर वो जो एक नेचुरलिटी है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से डिग्रेड होनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब 1000 चीज़ें सोचूं बोलने से पहले। ठीक है, तो फिर तो यार मतलब क्या ही रह गया वो बोलना हो, तो एक तरीके से फिर अलग ही चीज़ होगी, मशीन बन जाऊँ फिर तो, बस गिने चुने सब बोलो और जो बोल कर निकल जाऊँ। ठीक है, तो सोचा करो थोड़ा सा यार, मैं भी एक इंसान ही हूँ, मैं भी इंसान हूँ एक तुम्हारी तरह है
तो वही बात है, थोड़ा सा रहम कर लिया करो मेरे मालिक। चलिए यहाँ पर ये जो डील है यहाँ पर शानदार है। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है जो मुझे प्यारी लगी काफी ज्यादा, 56 एयरक्राफ्ट जो है वो फ्लाई अवे कंडीशन में आएंगे, यानी कि अभी लाओ अभी उड़ा दो, ठीक है। और बाकी के जो 40 हैं ये इंटरेस्टिंग है, हमारे देश में लाकर इनको मैन्युफैक्चर किया जाएगा, असेंबल्ड किया जाएगा, और किसके साथ में मिलकर, टाटा एडवांस सिस्टम के साथ में मिलकर, यानी कि एक तरीके से 2 कंपनी के बीच में डील आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, ठीक है। अभी हम लोगों ने ये डील क्यों की, क्योंकि हमारे कई सारे एयरक्राफ्ट जो है वो पुराने हो चुके थे, उनको एडवांस करने की बात की जा रही है। और C295 जो है ये एक सुपीरियर एयरक्राफ्ट है जो कि यहाँ पर यूज किया था। इसके अंदर में 71 ट्रूप्स या 50 के करीब यहाँ पर पैरा ट्रूप्स फॉर द लॉजिस्टिक ऑपरेशन के लिए लोकेशन पर आप लोग इसको कहीं पर भी एक तरीके से ले जा सकते हैं शानदार तरीके से। इसकी कुछ बेसिक चीजें मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे यहां पर बात करें एक न्यू जनरेशन का है, हमारे देश में किसको रिप्लेस करने के लिए लाया जा रहा है, तो यहां पर याद रखिएगा एवरो। तो यहां पर एवरो एयरक्राफ्ट हुआ करता था किसके पास में, इंडियन एयरफोर्स के पास में, तो उसको रिप्लेस करने के लिए यहां पर इसको लेकर आया जा रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर डायरेक्ट बनते हैं डिफेंस के फील्ड में। दूसरा यहां पर बिल्ड किसके द्वारा किया जा रहा है, एयरबस। किसकी कंपनी है, किसी की एक ही कंपनी नहीं, यूरोप की कंपनी है, सीधे सीधा बोलता हूं, क्योंकि मल्टी नेशनल एरोस्पेस कंपनी आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मल्टीनेशनल एरोस्पेस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट यहां पर देखने को मिलेगा, यहां पर जो इसका जो उड़ने का मतलब 11 घंटे तक लगातार उड़ा लो भाई साहब, समझ रहे हो आप लोग, थकेगा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कतई खाली हो रखा है, ठीक है। मल्टी रोल ऑपरेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ऑल वेदर, सर्दी गर्मी जड्डा कुछ भी ले आओ भाई साहब, भाई को कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सारी चीजों को टैकल करेगा। एयर टू एयर फ्यूलिंग का सुना आप लोगों ने, मतलब एयर टू एयर फ्यूल भर देना, उसमें ये काम कर सकते हैं 6000 किलोग्राम गैसोलाइन मतलब जो एयरक्राफ्ट में फ्यूल यूज किया जाता है, तो 6000 तक का यहां पर यूज कर सकते हैं। इसी के साथ में एयरबोर्न अर्ली वार्निंग के बारे में बात की जा रही है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, 360 कवरेज करेगा सब चीजों को, और अर्ली वार्निंग का भी यहां पर काम इसके अंदर देखने को मिला। कोई दिक्कत है तो वाटर बॉम्बर के तौर पर यूज किया जा सकता है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक तरीके से चीजें बोल सकते हैं आप लोग। यहां पर मान लीजिए सोचो यहां पर जहां पर ये उड़ रहा है, इसके नीचे आप लोगों को यहां पर क्या दिख रहा है, छोटे छोटे पेड़ दिख रहे हैं, मान लीजिए जंगल है, जंगल के अंदर आग लग गई, तो यहां पर क्या होगा, इसको भर कर पानी इसके अंदर में, तो वहां पर डाला जा सकता है, 7000 लीटर तक पानी इसके अंदर में ले जाकर उस फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये एक अच्छे लेवल पर यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी के साथ में यहां पर अगर कहीं पर कोई भी कैजुअलिटी होती है तो मेडिकल इवैक्यूएशन किया जा सकता है वहां पर, और किसी को कहीं से ले जाकर दूसरी जगह पर भी डाला जा सकता है। तो यानी कि एक तरीके से डिजास्टर रिलीफ में भी काफी काम करेगा, और कई सारे स्पेशल मिशन को हैंडल करने में, जैसे यूक्रेन से अपने लोगों को निकाल कर लेकर आना था, तो ये इस तरीके का एयरक्राफ्ट रहेगा, तो शानदार तरीके की परफॉर्मेंस यहां पर दे पाएगा। तो बहुत ही पॉजिटिव यहां पर ये बेसिकली देखा जा रहा है हमारे देश के अंदर में। तो लगभग 22,000 करोड़ की जो डील है ये टाटा के साथ मिलकर किसके द्वारा, एयरबस के द्वारा की जा रही है, और C295 एयरक्राफ्ट 56 हमारे देश में आने वाले हैं। तो ये है पूरी न्यूज, कंफ्यूजन आना नहीं है, कोई डाउट हो तो बता देना, उसको कतई दूर करके चलेंगे, ठीक है। आया समझ में। डिफेंस के एंड सीरियस एसएससी बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूं, तो वनडे टाइम में तो डायरेक्ट पूछ लेते हैं, और यूपीएससी में भी थोड़ा सा स्टेटमेंट घुमाकर पूछ लेते हैं, तो इसलिए अच्छे से करो चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट इंटरनेशनल रिलेशन की न्यूज है यहां पर, और ये जो बेसिकली इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। बात करेंगे एक डैम के बारे में। डैम क्या होता है, ये होता है बांध, इतना बड़ा बांध, कितना बड़ा बांध, इतना बड़ा बांध, बस बहुत ही बड़ा बांध, ठीक है। इसका नाम है ग्रांड रेनेसां डैम। ये ग्रांड रेनेसां डैम पहले तो अगर पूछे है कहां पे, ये है इथोपिया, तो इथोपिया पे थोप दिया ये डैम, थोपा नहीं है वैसा, बनाया है हिम्मत करके लोगों ने। ये नाइल रिवर पर कंप्लीट हो रहा है, तो ये कई बार यहां पर न्यूज में रहता है, और इसकी वजह से बेचारी जो नाइल रिवर है उसके ऊपर क्वेश्चन बनते रहते हैं, वो कहते हैं मुझे को न्यूज में लेके आ रहे हो, क्योंकि ये बनाए थे ऊपर गया है, ठीक है। अभी देखो यहां पर नाइल रिवर के बारे में बड़ी प्यारी प्यारी इंफॉर्मेशन, जो कि आप लोगों से मैं बेस्ट क्वेश्चन बनाता हुआ नजर आएगी। जो लेक टना है, एक यहां पर यह है टन टना टन, और दूसरा है लेक विक्टोरिया, तो ये 2 लेक हैं जिनमें से नाइल रिवर जो है वो निकलती हुई नजर आती है। तो नाइल रिवर जो है वो 2 कैटेगरी की है, तो लेक टना, टन टना टन टना, ठीक है, ये ब्लू है, ठीक है, तो टन टन ब्लू, ठीक है। इसी के साथ में लेक विक्टोरिया, विक्ट्री कौन है, वो है व्हाइट, तो व्हाइट आदमी जो एक तरीके से, मतलब व्हाइट आदमी नहीं बोला जाए, विक्ट्री जिसकी हुई है वो व्हाइट फ्लैग लेके चल रहा है, ठीक है, ठीक है। टन टना टन टन जो है ये ढोल बजाता हुआ चल रहा है, ठीक है, ब्लू कलर का। तो ये दोनों जाकर इसमें से निकलती है, लेक टना में से ब्लू नाइल और लेक विक्टोरिया में से व्हाइट नाइल। ये क्यों बता रहा हूं इस तरीके से फालतू की बातें बोलकर, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि कौन सी ब्लू नाइल कहां से निकलती है, व्हाइट नाइल कहां से निकलती है, और जब एग्जाम में बैठते हैं ना, माइंड पर प्रेशर होता है, तो सबसे पहले यही बोलते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना। तो खार्तून जो कि सूडान के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसकी कैपिटल भी है, वहां पर जाकर ये मिलती है, शानदार, ठीक है। इसकी वजह से इसकी इज्जत बढ़ गई खार्तून की। अब यहां से फिर आगे बढ़ती है मिलकर एक साथ में, और फिर यहां पर आसवांग डैम आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये बेसिकली यहां पर, ठीक है। तो ये आप लोगों को कहां पर देखने को मिल रहा है, ये है इजिप्ट के अंदर में आसवांग डैम,
बट सर हम तो किसी दूसरे डैम के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये तो हो गए यहाँ पर इजिप्ट के अंदर में, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये पर्टिकुलर लोकेशन पर, ठीक है, ये है ग्रेट इथोपिया रेनेसा डैम। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो दूसरी कंट्री है वो टेंशन में आ गई है। रीजन क्या है, जब ये डैम आप लोगों को यहाँ पर बना हुआ नजर आएगा तो इसमें से निकलता हुआ पानी जो है वो आगे कैसे जा पाएगा, तो ये सबसे बड़ी खतरनाक चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसकी वजह से कई सारे देश जो है जो आगे बढ़ते हैं वो टेंशन में है। टेंशन में पड़ना है उनका लाजमी है, क्योंकि उनको लग रहा है कि आगे जो है यहाँ से अब पानी जो है सिस्टमेटिक वे में उनके पास में नहीं आ पाएगा। मान लीजिए यहीं पे ही सारा पानी रोक लिया, अब आगे वाले क्या सोचेंगे कि उनके पास में कैसे पानी यहाँ पर आएगा। तो इसके लिए यहाँ पर बात की जा रही है कि इसके ऊपर यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, कोई ना कोई इस तरीके से लेकर चलना चाहिए जैसे कि यहाँ पर चीजें मैनेज की जा सके। ये एक पर्टिकुलर शब्द है, शब्द क्या बेसिकली रीजन का नाम है यहाँ पर, ये इसको बोला गया यहाँ पर बेनिसुगुल, ठीक है, बेनिसुगुल गुमुज। तो ये बेनिसुगुल गुमुज जो क्षेत्र आप लोगों को यानी कि एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये इथोपिया और सूडान के बॉर्डर पर है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया। और इस पर्टिकुलर रीजन में आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसी के साथ में रोजियर डैम भी है यहाँ पर, ये आप लोगों को सूडान के अंदर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इतने डैम बना दिए तो यहाँ तक आते आते तो पानी नहीं बचेगा, तो इसलिए दूसरे देश जो है वो परेशान है, यार तुम करना क्या चाह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर इतने बड़े बड़े जब डैम इसके ऊपर बन जाएंगे तो यहाँ पर कैसे काम चलेगा। हालांकि बोला जा रहा है कि 6.5 गीगावाट जो है यहाँ पर ये आने वाले टाइम में हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेट करने वाला है, नाइल रिवर, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई दी। इसी के साथ में यहाँ पर जो इजिप्ट एंड सूडान है वो यहाँ पर इसको लेकर फियर में यानी कि टेंशन में है, क्योंकि मैसिव 4.2 बिलियन जो यहाँ पर ये डैम आप लोगों को देखने को मिल रहा है इतने डॉलर का, ये रिड्यूस करेगा नाइल रिवर को वाटर। नॉर्मल सी बात है, ये तो एक तरीके से ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर अलादीन का चिराग है कि तुम कुछ भी कर लो पानी आता रहेगा। तो इसकी वजह से दोनों के दोनों देश जो है सूडान भी और इजिप्ट भी वो टेंशन में है कि यार ये तो बिल्कुल इसका काम तमाम करने वाला है। तो इसकी वजह से बार बार न्यूज में रहता है। मैक बे क्वेश्चन अगर बन जाए आप लोगों का तो कोई बड़ी बात यहां पर नहीं होगी। तो बहुत ही बेसिक सी और इंपॉर्टेंट चीज है जिसका आप लोग एटलीस्ट आइडिया जरूर रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बात करें, अगर आपदा प्रबंधन के बारे में, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर लीबिया के बारे में बात की जा रही है। वहां पर काफी लार्ज स्केल पर फ्लड देखने को मिली, तो उसकी वजह से 5000 से भी ज्यादा लोगों की जो है वहां पर जान चली गई। तो बहुत ही बड़ा ये एक तरीका डिजास्टर देखने को मिला। ये मेडिटेरेनियन सी वाला पोर्शन है आप लोगों को ऊपर, और यहाँ पर त्रिपोली इसकी कैपिटल देखने को मिलेगी, और लीबिया ये सहारन डेजर्ट में अफ्रीका के नॉर्थ में आप लोगों को यहाँ पर नजर आता है। तो इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर अभी बोला जा रहा है कि 5000 के करीब तो मर गए हैं यहाँ पर, एक तरीके से खत्म हो गए, और 10,000 के करीब यहाँ पर अभी मिसिंग चल रहे हैं। तो सोचो कितना खतरनाक लेवल का यहाँ पर ये सिस्टम देखने को मिलेगा। ये कोई आसान तो था नहीं, इसका मतलब मेडिटेरेनियन सी में से कुछ बवंडर उठा। जी हाँ, ये मेडिटेरेनियन ओशन में से यहाँ पर स्टॉर्म उठा, और ये जो मेडिटेरेनियन साइक्लोन बोल सकते हैं इसे, या फिर मेडिटेरेनियन लो बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पर एक खतरनाक तरीके से एंट्री किया और वहां पर फिर से भाग कर ले गया। नहीं कहते तरीके ऐसे तरीके से आया और फिर ऐसे चला जाए, तो वो वाली कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसकी वजह से फ्लड, लैंडस्लाइड और कई सारे और वेदर रिलेटेड हजार्ड्स देखने को मिले। इसकी वजह से यहाँ पर जो मगहर्ब रीजन है यहाँ पर नॉर्थ अफ्रीका में, वो लीबिया के बॉर्डर का वाला जो रीजन है, वहां पर काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिली। और ऐसा नहीं कि यहीं पर ही आप लोगों को दिक्कतें देखने को मिलेगी, इवन आसपास वाले रीजन में भी कई बार प्रॉब्लम है। इवन यहाँ तक चैट तक भी यहाँ पर बोल रहे थे कि प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये काफी ज्यादा न्यूज में है, ठीक है। तो ये कम से कम मैं बेस्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, अगर कोई कंट्री इस तरीके से न्यूज में होती है तो उसके बारे में एटलीस्ट आप लोग थोड़ा आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। उन्हें कहते हैं नजरों में को हल्का सा निकाल लेना, ठीक है, तो कंफ्यूज आना नहीं है। ओके दोस्तों, ये जो न्यूज है ये आप लोगों को हेल्थ के बारे में देखने को मिलेगी, और इसकी वजह से काफी ज्यादा चीजें घबराहट की ओर पर भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। बात की जा रही है यहाँ पर नीपा वायरस के बारे में। नीपा वायरस के केसेस अभी इंडिया के अंदर देखने को मिले, तो यहाँ पर अभी इसको एक तरीके से चेक करने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डोज की बात की जा रही है। यहाँ पर इंडिया इसके लिए ऑस्ट्रेलिया के पास जा रहा है, और चीजों को बैलेंस करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। पहले तो इसके बारे में जानते हैं, यहाँ पर हमारे देश के अंदर में भी यहाँ पर नीपा वायरस के केसेस देखने को मिले। तो नीपा वायरस के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा, जिससे कि आप लोग चीजों को समझ पाए। फिर मोनोक्लोनल और क्या है यहाँ पर, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ताकि आप लोग चीजों को फिर अच्छे से समझ पाए, ठीक है। नॉर्मली क्या है यहाँ पर, नीपा वायरस जो है यहाँ पर, ये एक ऐसा वायरस है जो कि आज से नहीं काफी पुराना है। 1998 में मलेशिया के अंदर में पहली बार इसको आइडेंटिफाई किया गया, और ये इतना खतरनाक है कि ज्यादातर लोगों को लेकर डूब जाता है। जो ये बेसिकली जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो फ्रूट बैट है, ये नेचुरल होस्ट इसका आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो नेचुरल होस्ट फ्रूट बैट, मान लीजिए इसने कुछ खाया पिया या फिर टॉयलेट कर दिया इसके ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पर ये किसी फल के ऊपर कर दिया और ये इंसान के पास में पहुंच गया, तो फिर यहाँ पर ये इंसान के अंदर में बीमारी पहुंच गई। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये जूनोटिक बीमारी की कैटेगरी में आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे।
इससे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा कई बार इसकी वजह से डेथ हो चुकी है। प्रीवियस अगर नीपा के बारे में आप लोग बात करेंगे हमारे देश के अंदर में, तो सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल के अंदर में 45 डेथ हुई थी, ये यहाँ पर 2001 के अंदर में, ठीक है। इसी के अंदर में नादिया जो एरिया में 5 की डेथ हुई थी यहाँ पर। तो ये समझ सकते हैं, मतलब आप लोगों को देखने को मिलेगा सर दर्द, बिल्कुल फीवर आना, वही बिल्कुल जी मचलना और बिल्कुल दस्त वस्त लगाना, एक तरीके पूरा कहानी खराब कर देता है बिल्कुल। पहली बार मलेशिया में आप लोगों को देखने को मिला, जैसा मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर बताया। खतरनाक चीज क्या है, अगर 10 लोगों को हो जाए तो 10 में से 7 को मार देता है, यानी कि मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक देखने को मिलेगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसका ट्रांसमिशन रोका जाए ताकि चीजों को कंट्रोल किया जा सके। अभी यहां पर जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में बात की जा रही है, एंटीबॉडी नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि शरीर के अंदर में बीमारी से लड़ने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो यहां पर बात की जा रही है दे कैन डिजाइन, मतलब उनको डिजाइन किया जा सकता है जब यहां पर किसी पर्टिकुलर एक तरीके से यहां पर इसको बाइंड किया जाता है, यानी कि रिकॉग्नाइज किया जाता है बाइंडिंग टू द पर्टिकुलर टारगेट मोलिकुलर विद ए ग्रेट प्रिसीजन, यानी कि एक तरीके से जब इसको किसी पर्टिकुलर टारगेटेड वे पर इसको इस दवाई को बेसिकली यानी एक तरीके से इंजेक्ट किया जाता है, तो ये रिस्क जो है वो रिड्यूस कर देती है इस पर्टिकुलर बीमारी का। तो इसके लिए काम करने की कोशिश की जा रही है, टारगेट पर हिट कर देना एकदम, ठीक है। तो ये हालांकि एक ऐसा तरीका है जो कि यहाँ पर आज के में मेडिकल सिस्टम में यूज किया जा रहा है, कैंसर को या फिर यहाँ पर बेसिकली ये ऑटो इम्यून डिजीज को या फिर इन्फेक्शियस डिजीज को ठीक करने के लिए। तो दो तरीके होते हैं, एक तो मोनोक्लोनल होता है, दूसरा यहाँ पर पॉलीक्लोनल होता है। तो मोनोक्लोनल में यहाँ पर क्या होता है, जस्ट वन एंटीबॉडी जो है वो बाइंड की जाती है एंटीजन के साथ में, यानी कि एक जो है वो एक को मारेगा, ठीक है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। एक सैनिक जो है एक दूसरे दुश्मन को मारेगा। पोली जो क्लोनल एंटीबॉडी में क्या रहता है, सेवरल डिफरेंट टाइम जो इम्यून सेल है उनके साथ में यहाँ पर, और ये बेसिकली क्या करते हैं, ये बाइंड करते हैं और ये बेसिकली मोर देन वन एंटीजन को लेकर डूबते हैं फिर, ठीक है। तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो एंटीबॉडी पॉजिटिव होती है और एंटीजन जो है वो आप लोगों को नेगेटिव तरीके से थोड़ा सा देखने को मिलेगा बॉडी के अंदर में। तो इसलिए यहाँ पर ये एक तरीके से सिपाही का काम करते हैं शरीर के अंदर में, शरीर को सही डायरेक्शन देने के लिए बीमारी के टाइम पर। थोड़ा सा और अच्छे से समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया गया यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको मो एबीएस भी यहाँ पर इनको बोलते हैं, यानी कि MOABS। इसी के साथ में M बीच में से O हटा दो तो MABS के नाम से भी इसको जानते हैं। ये प्रोटीन के बने हुए आप लोगों को देखने को मिलेगा एक सिस्टम है। नॉर्मली क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर में जो एंटीजन होता है वो बाहर से आया हुआ कोई वायरस टाइप का कोई भी ऐसा देखने को मिलेगा, ये एंटीबॉडी जो होती है वो उसको खत्म करने का काम करती है। तो इसलिए यहाँ पर मोनोक्लोनल में एक को एक लेकर डूबेगा, और मैंने बताया अभी यहाँ पर दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा पॉलीक्लोनल, वो भाई साहब दबा के लेंगे एक तरीके से सबको साथ में, ठीक है। तो मोनोक्लोनल ये अभी मैंने आप लोगों को बताया किस तरीके से इसको बनाया जा रहा है ये, और किस तरीके से यहाँ पर ये काम कर सकते हैं। यही चीज जो है हल्की फुल्की सी रिपीट हो गई यहाँ पर, जो आप लोग यहाँ पर समझाइए, ठीक है। पर लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो स्टार्टिंग वाला बनाया एंटीजन और एंटीबॉडी, दोनों में फर्क पता होना चाहिए। एंटीजन जो होता है वो नेगेटिव है, एंटीबॉडी पॉजिटिव है। यानी कि एंटीबॉडी तो हमारे शरीर का वही पार्ट है, एक इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखने वाला है, फिर इम्यून सिस्टम का पार्ट बोल सकते हैं। एंटीजन जो है वो बाहर वाला आदमी है, उसको मारकर भगाना है। तो ये बातें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। और नीपा वायरस जो है काफी ज्यादा न्यूज में भी है, तो इसको लेकर आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो पोर्शन है ये अब आप लोगों का नेक्स्ट पोर्शन, जिसमें हम लोग बात करेंगे बेसिकली उन क्वेश्चंस के बारे में जो कि आप लोगों को यहाँ पर आंसर करने हैं। कई सारे क्वेश्चन तो वो होंगे जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डाल दिए इनकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। तो मैंने कहा अच्छे से आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सको, ठीक है। क्या क्या है ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं एक एक क्वेश्चन के बारे में। तो ये कौन बनेगा छोटू करोड़पति है। एक बच्चा कह रहा है सर करोड़पति में क्वेश्चन पूछ लिया आप लोग, आपके पढ़ाए हुए उसमें से इसीलिए तो इसका नाम कौन बनेगा छोटू करोड़पति है चलिए वो तो सब चलती रहती हैं चीज़ें, क्वेश्चन कहीं ना कहीं से तो बनेंगे, ठीक है। बात की जा रही है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में। तो बोला जा रहा है दे आर क्लोन ऑफ एंटीबॉडी दैट कैन बाइंड टू द मल्टीपल एंटीजन। दूसरा बोला गया दे आर डिजाइन टू रिकॉग्नाइज एंड बाइंड टू ए पर्टिकुलर मोलिक्यूल विद ए हाई एक्यूरेसी। तो सही आंसर क्या है 1 2, पहले बोला गया ए, बी, दूसरे बोला गया बी, तीसरे बोला गया बोथ या फिर नन। सही आंसर क्या है समझिए क्या होंगे, वैसे समझदार हो। नीपा वायरस के बारे में जूनोटिक इलनेस है, फ्रूट बैट एक्ट करता है नेचुरल रिजर्वायर के तौर पर। उसी के साथ में दे आर नोट डिफिनेटिव ट्रीटमेंट अवेलेबल इन द मार्केट फॉर द इन्फेक्शन, ठीक है, समझ जाओ। मतलब कि इसका कोई इलाज नहीं है, ला इलाज है भाई साहब अब तक। ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन। सही आंसर क्या है बता दो। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑफ लीगल जो है यहाँ पर मेट्रोलॉजी, तो यहाँ पर OIML, ये इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। बोला गया कि इट इज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, आप लोग एक तो ये बोल सकते हैं। दूसरा, इंडिया ओनली OIML सर्टिफिकेट इशू करने वाली कंट्री है एशिया के अंदर में। ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन। सही आंसर क्या है ये आप लोग को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ग्लोबल जो यहाँ पर स्टॉक
यहाँ पर ग्लोबल स्टॉक टेक जो है बेसिकली यहाँ पर ये इसके बारे में कौन सा सही है अगर ढंग से इसको देखा जाए। यहाँ पर बोला गया कि ये रिवाइव करता है इंपैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज एक्शन बाय द कंट्री। दूसरा बोला कि लिस्ट ऑफ द यूरेनियम रिजर्वायर है अराउंड द वर्ल्ड। तीसरा बोला गया डेटाबेस सेंसिटिव जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ऑफ द बैंक, या फिर पेट्रोलियम रिजर्व है डील कर रहा है फ्यूचर ऑयल क्राइसिस के लिए। सही आंसर क्या है, ये एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, देखता हूं कौन इसका आंसर सही से देता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है आंसर देना। नेक्स्ट बात की जा रही है किसके बारे में, ये है ग्रांड इथोपिया रेनेसा डैम GERD के बारे में। ठीक है, तो ये सीधा सीधा पूछ लिया गया कि ये कौन सी रिवर के ऊपर है। ठीक है, पहला यहां पर ये है बेसिकली लिम्पोप रिवर इन साउथ अफ्रीका। दूसरा यहां पर ये है, आंसर आप देख दोगे वैसे, क्वेश्चन तो ना के बराबर हो गए। ठीक है, वैसे फिर भी याद रखिएगा रिवर के नाम आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। लिम्पो रिवर साउथ अफ्रीका के अंदर में है। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर देखने को मिलेगी जिम्बाब्वे, यहाँ पर ये बेसिकली रिवर है नामीबिया के अंदर में। ब्लू नाइल रिवर इथोपिया, या फिर वोल्टा रिवर घाना। ठीक है, एटलीस्ट रिवर के नाम आप लोगों को याद रखने का मौका मिल जाएगा इससे। ठीक है, नेक्स्ट बात की जा रही है PM दक्ष पोर्टल के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट पोर्टल है। बोला गया इट इज ए डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजाइन किया गया एम्पावर टू द पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये ऑफर करता है लोकल बेस्ड स्किल ट्रेनिंग ऑप्शन, ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन। सही आंसर क्या है बस ये बता दो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विद रेफरेंस टू द C295। तो यहां पर ये जो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट है उसके बारे में बोला गया कि स्पेन के द्वारा हम लोगों ने यहां पर स्पेन से लिया है, तो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोक्योर इंडिया फ्रॉम स्पेन। दूसरा बोला गया इट कैन कैरी मल्टीपल रोल ऑपरेशन अंडर द ऑल वेदर कंडीशन। ठीक है, तो स्पेन के अंदर से भी बोला कि सेरेमनी देखने को मिली थी, तो नॉर्मल सी बात है। रेड आंट आ गया भाई साहब, खतरनाक। दे आर स्पेसिस द स्टिंग, जो आंट है यहाँ पर ये बेसिकली, तो ये स्टिंगिंग आंट है आप लोगों को देखने को मिलती है साउथ एशिया के अंदर ओनली। द कॉलोनी आर कैरेक्टराइज्ड बाय द मल्टीपल रिप्रोडक्टिव क्वीन। तो सही आंसर क्या है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो कई सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखता हूं और बताना जरूर स्कोर क्या रहा आप लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए भोज वेटलैंड के बारे में, डिस्कस किया था आप लोगों से कल। सही आंसर बताइए कहां पर है, मध्य प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा या फिर राजस्थान। क्या आंसर है आप लोगों के सामने, जिसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में बात की थी ना, कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कान पकड़े खींच देने के, वही वाली है। ये क्वेश्चन है CSET का, इसको आप लोग अटेम्प्ट करो जिससे कि अच्छे से चीजों को आप लोग कर पाओ यहाँ पर, और इसका आंसर आप लोग को बताना है। देखता हूं कौन सही आंसर यहाँ पर देता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो प्लेस है यहाँ पर न्यूज में कई बार रहता है, और ये नेशनल सीरीज है आप लोगों की जो कवर की जाती है, तो ये है बेसिकली क्या है, हजारीबाग नेशनल पार्क। हजारीबाग नेशनल पार्क के बारे में अगर बात करें तो जो वर्ड है हजारीबाग, ये बेसिकली मेड है 2% वर्ड। एक तो है हजार यानी कि 1000, और बाग का मतलब हो गया गार्डन, तो 1000 गार्डन का एक एरिया आप लोग बोल सकते हैं। तो ये कहां पर देखने को मिलता है, ये आप लोगों को ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एरिया याद रखिएगा। तो मीनिंग ऑफ हजारीबाग इज ए सिटी ऑफ 1000 गार्डन। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं। तो हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, इसको हजारीबाग नेशनल पार्क, ये यहाँ पर झारखंड के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है, और 55 माइल्स यानी कि 89 किलोमीटर ये नॉर्थ में रांची के देखने को मिलेगा आप लोगों को। ये 1955 में यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया। इसके अंदर में आप लोगों को लो हिली टेरेन देखने को मिलेगा, और बाकी ये इसके अंदर में दुनिया भर के जीव जंतु जिनावर पाए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इसको लेकर कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, और फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताना भाई साहब, उसको दूर किया जाएगा। कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं क्या क्या आंसर है आप लोगों के हिसाब से। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है जो आप लोगों के सामने, वो है ए। क्यों, आप लोग खुद बताइए क्यों है, क्योंकि यहां पर एक नहीं आंसर बी है। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है, ओनली वन एक आंसर सही है, क्योंकि दे आर क्लोन ऑफ एन एंटीबॉडी दैट कैन बाइंड टू द मल्टीपल। एंटीबॉडी जो था यहाँ पर एक जो मोनोक्लोनल वाला था वो एक के साथ में करेगा, यहाँ पर मल्टीपल के साथ में नहीं करेगा। एक्सप्लेन किया था ना, दूसरे वाला सही है। ठीक है, दे आर डिजाइन टू द बाइंडिंग द पर्टिकुलर मोलिक्यूल विद अ हाई एक्यूरेसी, ये वाला सही है। ठीक है, तो ये तो डिस्कस किया था। तो जस्ट वन एंटीबॉडी विद एंटीजन, मजा ले अपना भाई साहब, उसको पकड़े पीटेंगे, मेरे रिश्ते में आ रहा है, इसको पीटूंगा मैं। ठीक है, नीपा वायरस जूनोटिक बीमारी है, बिल्कुल सही है। फ्रूट बैट वायरस का नेचुरल रिजर्वायर है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये इसका कोई इलाज नहीं है, ये भी सही है। तो सारी की सारी स्टेटमेंट सही है, तो ऑल करेक्ट हो गए यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर ये बेसिकली आप लोगों की बात डिस्कस मैंने किया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। ठीक है, तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो बोला गया कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है, इसी के साथ में इंडिया जो है ओनली OIML सर्टिफिकेट इशू करने वाली कंट्री है एशिया के अंदर में। ठीक है, मैंने बताया इसके अंदर में कौन कौन बताया आप लोगों को, जापानी बताया मैंने आप लोगों को, चाइना बताया। ठीक है, तो इसलिए इसको लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चाइना भी हो गया, एशिया के अंदर आता है। ठीक है, जापान हो गया, वो भी एशिया के अंदर में आ रहा है। और है कोई एशिया का, और तो ना दिख रहा भाई, फिर तो यहाँ पर ये हो गया, एशिया नहीं है बेसिकली, इसका एक अलग कॉन्टिनेंट हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसलिए कंफ्यूज मत होना। पर हाँ, बोल देता कि USA यहाँ पर सबसे पहली कंट्री है, तो वैसा फिर चकरा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर ग्लोबल ये बात की जा रही है स्टॉक टेक के बारे में। तो ग्लोबल स्टॉक टेक क्या है यहाँ पर, ये इसके बारे में, तो ये है ये है
ए रिव्यू ऑफ एन इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एक्शन बाय द कंट्री। तो इसका नाम यहां पर ग्लोबल स्टेक टेक यहां पर रखा गया। 5 साल का ये टारगेट लेते हैं तो 5 ईयर रिव्यू देखा जाता है क्लाइमेट चेंज का, और उसके बाद में यहां पर चीजें सामने निकल कर आप लोग की आती है। ठीक है, तो बेसिक है पर लेकिन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इस तरीके की चीजों के ऊपर। बाकी मैंने बता दिया आप लोगों को, नाइल रिवर पर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ब्लू नाइल रिवर इथियोपिया के अंदर में ग्रांड रेनेसा डैम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन अगर पूछे तो कतई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं है। ठीक है, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में पीएम दक्ष पोर्टल के बारे में दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये बेसिकली पर्सन विद डिसेबिलिटी को दक्ष यानी कि एक तरीके से सक्षम बनाने की कोशिश कर रहा है, और ये एक तरीके से ऑफर करता है एक्सेस टू द ये लोकेशन बेस्ड स्किल ट्रेनिंग ऑप्शन आप लोगों को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये यहां पर आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। C295MW ये जो बेसिकली एयरक्राफ्ट है ये स्पेन से लिया, बिल्कुल सही है, मल्टी रोल एक तरीके से है, ये बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल कतई करेक्ट है। ठीक है, रेड जो फायर आंट है उसके बारे में स्टेटमेंट है, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये साउथ एशिया में नहीं है, साउथ अमेरिका के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो साउथ अमेरिका है ना कि साउथ एशिया है, तो ये याद रखना। और बाकी सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, यहां पर भाई साहब बिल्कुल एक तगड़े तरीके से काम करती हैं। ठीक है, ये भोज लेक मैंने डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा अभी इनके कान खींचे गए, बोले कि क्या बदतमीजी कर रहे हो ये। ठीक है, कि आप लोग यहाँ पर क्या क्या सफारी वफारी चला रहे हो, मतलब मजे ले रहे हो पानी के अंदर में, और यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर दोगे, तो इसलिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी डिस्कस किया था। कौन सा आर्टिकल है संविधान के अंदर में जिसके बेस पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया, और इंडिया कौन से नंबर की कंट्री है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाने वाली, ये क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देने हैं। देखता हूं कौन इसका सही आंसर देता है। ठीक है, सी सेट का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसका आंसर तो आप लोग दे ही दोगे, तो आंसर इसका डी सही है। ठीक है, तो डी सही यानी कि 96 यूनिट आप लोगों को देखने को मिलेगा। और सी सेट को आप लोग जरूर अटेम्प्ट करा करो, क्योंकि सी सेट एक ऐसा पोर्शन होता है जो कि आप लोगों को सारी तैयारी होने के बाद भी 1 साल का नुकसान आप लोगों को पहुंचा सकता है। तो सी सेट को जरा सा भी आप लोगों को हल्के में नहीं लेना है। और किसी को लग रहा है कि यार सी सेट करना है कहां आसानी से, तो एप्लीकेशन पर प्रॉपर क्लास है इसकी। सी सेट के साथ में इंग्लिश भी आप लोगों की कंप्लीट कवर कराई जा रही है, जो कि मेंस के पेपर में भी आप लोगों को हेल्प पहुंचाएगी, तो उसको आप लोग जरूर पार्ट बनिए अगर थोड़ा सा भी डर लगता है, वरना आप लोग 1 साल का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इसको जरा सा भी हल्के में लेकर मत चलना। ठीक है, तो ये आप लोगों को मैं पहले ही बता दे रहा हूं। अब है हमारा वोकैबुलरी वाला सेक्शन। अच्छा हाँ, कुछ बच्चे कई सारी बातें बोल रहे हैं, जो मैं देख रहा था कई सारे बच्चे उसको लेकर मेल भी कर रहे थे, कह रहे थे कि सर जो पर्टिकुलर कोर्स है यहाँ पर, एक तो सी सेट का कोर्स है। ठीक है, सी सेट का कोर्स अकेला जो है वो 399 का देखने को मिल रहा है, और बाकी ये जो कोर्स इसमें इतने सारी चीज दे दिया आपने, ये 499 का दे दिया। आप चीजों को कंपेयर कैसे करने लगते हो? सी सेट एक अलग सब्जेक्ट है यार पूरा, वहां पर यूपीएससी के अंदर एक पूरा पेपर आता है, उसमें प्रॉपर इंग्लिश भी है, कॉम्प्रीहेंशन मैथ्स भी है आप लोगों का, वो पूरा एक अलग लेवल का रहता है। उसको आप लोग किसी दूसरे चीज के साथ में कैसे कंपेयर करने लगते हो, आप लोग ये बताइए। ये अलग चीज है, यूपीएससी के कोर्स के साथ में कंपेयर करने लगे इस वाले कोर्स को। यूपीएससी के कोर्स में आप लोगों को यूपीएससी के लेवल की चीजें हैं वहां पर, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, एथिक्स, ये सारी जो चीजें आप लोग की आ रही है, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सारी जो चीजें आप लोगों को वहां पर देखने को मिल रही है, वो थोड़ी ना आप लोगों को यहाँ पर ये पर्टिकुलर इस बैच में देखने को मिलेगी। ये तो एक तरीके का ऐसा बैच है जो कि वनडे टाइप एग्जाम के लिए, ठीक है, यानी कि वनडे टाइप एग्जाम के लिए आप लोग इसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, एक बेस बना सकते हैं, या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वहां पर आप लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं। पर लेकिन अगर प्रॉपर एक यूपीएससी लेवल की आप लोगों को तैयारी करनी है, जहां पर खासकर आंसर राइटिंग में भी आप लोगों को जाना है, तो उसके लिए तो यार उसी में काम करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करो, दोनों को ओवरलैप मत करो। ठीक है, कई सारे बच्चे इसको लेकर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये आप लोग का बेस तैयार करने के लिए। अगर ये तैयार करके आप लोग जैसे यूपीएससी के अंदर एंट्री कर रहे हैं, तो आसानी रहेगी चीजों को अंडरस्टैंड करने में। काफी हद तक आप लोगों को ऐसा लगेगा कि यार काफी कुछ करा हुआ है, बस थोड़ी सी मेहनत और करनी है, एग्जाम निकल जाएगा। तो ये सोच सकते हो कि ये पहला चरण है आप लोग जब यूपीएससी के अंदर में एंट्री करो। इसका मतलब ये नहीं कि यूपीएससी वाले बैच में बेसिक क्लियर नहीं होगा। ये भी कई सारे बच्चे कह रहे हैं सर बेसिक क्लियर करने के लिए ये वाला बैच भी लेना जरूरी है क्या? यार अगर यूपीएससी के लिए तैयारी करो तो यूपीएससी के लिए जो रिक्वायरमेंट चीजें हैं वो सारी इस बैच के अंदर में है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो उन चीजों को लेकर। पहले तो ये देख लो आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करनी है। ठीक है, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को दूसरे भी एग्जाम की तैयारी करनी है कि यार वहां पर थोड़ी सी मतलब एक तरीके से दूसरी चीजें भी होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो कि नहीं यार दूसरा भी एग्जाम कोई साथ में लेकर चलना है। ठीक है, तो 50% आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाते हैं यहाँ पर, इसीलिए उसको सस्ता रखा गया ताकि कोई दूसरा भी ज्वाइन करना चाहे तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो इन चीजों को लेकर। ओके,
आइए अब नए शब्द सीखते हैं जिनसे आप लोगों की इंग्लिश जो है वो इंप्रूव होगी और लाइफ में कॉन्फिडेंस भी आएगा। एक बच्चा कह रहा है सर इंग्लिश की वजह से कॉन्फिडेंस नहीं आता है, ठीक है। तो डेली यार सेंटेंस फॉर्म करो, आप लोग आसानी से उन चीज़ों को ग्रैब करना स्टार्ट कर दोगे और फिर लेवल देखना अपना। पहले यहाँ पर क्वेस, किसी चीज़ को रद्द कर देना, ठीक है, किसी का खत्म कर देना, तो डिस्ट्रॉय कर देना, तो ये क्वेस शब्द आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। दूसरा शब्द जो है यहाँ पर ये है फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड क्या होता है? सहन शक्ति, ये सहन करते रहना किसी चीज को, ठीक है। हालांकि ये भी एक शक्ति है, सहन शक्ति नेगेटिव चीज नहीं है, किसी चीज को सहन करना, पर इतना भी सहन ना करना कि भाई साहब बर्बाद हो जाओ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर टार्डी। टार्डी मतलब विलंब करना, किसी चीज को स्लो या फिर किसी चीज को एक तरीके से प्रोजेक्ट को एक प्रॉपर वे में लेकर ना चलना, अपनी पढ़ाई को लेकर ना चलना, स्लो मंदी चीजें चलना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर विस्टफुल। विस्टफुल मतलब उदास, ठीक है। तो नोस्टैल्जिया आप लोगों ने सुना होगा कई बार कि एक तरीके से उदासी छाई हुई है, ठीक है, तो वो वाला आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर फ्लैटरिंग, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा अनुभवहीन। तो कई बार ये शब्द भी यूज कहता है कि हाँ यार ये पर्सन ऐसा है, ठीक है, जो कि कई बार बोलते हैं एक तरीके से ये अभी इस फील्ड में नया नया है, बिगनर है अभी, ठीक है, नोवाइस है अभी इसको पता नहीं है चीजों का। तो कई सारे शब्द ऐसे यूज किए आते हैं, पर लेकिन याद कब रहेंगे? जब उनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करोगे, क्योंकि जब सेंटेंस फॉर्म करते हो ना तो आप लोगों को सोचना पड़ता है, अपना दिमाग लगाना पड़ता है, और जब तक वो दिमाग नहीं रहेगा, सोचोगे नहीं, उस चीज को याद ही नहीं कर पाओगे। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। नहीं समझ में आ रहा तो लिख लो। तो ये रियलिटी है, ये चीज आप लोग गांठ बांध लो, ये चीज आप लोग तभी कर पाओगे अगर उसको ढंग से लेकर चल पाओगे, ठीक है। तो कैसी लगी ये न्यूज़ जो हम लोगों ने देखी? इसमें से कौन सी न्यूज़ सबसे बेस्ट थी ये आप लोग बताइए। और कहीं भी कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी हो तो उसको आप लोग को दूर कर कर आगे बढ़ना है, ठीक है। बाकी टेस्ट आप लोगों के देखने को मिलेंगे। अगर यूपीएससी के लिए आप लोग सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट रहेगा आप लोगों का 9:30 पे, तो टाइम से पहुंच जाना, ठीक है, ताकि अपनी चीज़ों को अच्छे से एंजॉय कर सको। तो टेस्ट सारे आप लोगों को शेड्यूल जो है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो अच्छे से उसको एंजॉय कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, और फीडबैक दे दिया करो। 1 सेकंड लगती है, लाइक या डिसलाइक कर बता दिया करते हैं अच्छे बच्चों की तरह, हैं, क्योंकि प्यार जो है बांटने से बढ़ता है। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो दूसरों तक भी पहुंचा दो यार, है कि नहीं।